कल रात मेरा मूड खराब था, इसलिए मैंने दबा के पी ली और जब सुबह मेरी आंख खुली तो क्या देखता हूँ भाई, एकदम बवाल चीज मेरे सामने पड़ी थी। वो जन्नत का टुकड़ा मेरे बगल में लेटी मुझे घूर रही थी। मुझे जागता देख उसने बिना कोई देरी किए अपने हाथ आगे बढ़ाए और एकदम प्यार से मेरी गर्दन को बाहों में कस लिया। सख्त लौंडा पिघला। फिर वो सीधा मेरी बाहों में आ गिरी और मेरे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाले सांसों का पूरा मजा लेने लगी। मेरा तो एकदम फ्यूज उड़ गया कि ये चल क्या रहा है। 2.5 मिनट बाद मैंने हवा टाइट होते हुए उसे पीछे धकेला और बोला, अरे नूना, तुम मेरे घर में इस हालत में आखिर क्या कर रही हो। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कोई बहुत आम बात हो और बोली, अपने ही पति के साथ आकर सोने में आखिर गलत ही क्या है। मेरा तो माथा ठनका। ये सारा रायता तब फैला जब कॉलेज एग्जाम खत्म होने के बाद मैंने घर वालों को बताया कि मेरा प्रपोजल रिजेक्ट हो गया है और बुरी तरह कट गया। भाई, मुझे तसल्ली देने की बजाय पापा ने मुझे 1 नंबर का छपरी आशिक बोलकर मेरा तगड़ा पोपट कर दिया। मैं इतना चिढ़ गया कि मैंने भी बड़ा गेम सोचा कि उनके छिपाए हुए पैसों का भांडा फोड़ दूं, चाहे हम दोनों की ही खटिया खड़ी क्यों ना हो जाए। लेकिन तभी पापा मेरी तरफ घूमे और कुछ बोले। भाई बोले, बेटा जब तू छोटा सा था तभी मैंने तेरी शादी फिक्स कर दी थी, तो बिना कोई नौटंकी किए 2 दिन बाद जाके कोर्ट में अपनी शादी रजिस्टर करवा ले, गेम बच गया तेरा। ये सब सुनते ही मेरी तो 5 सेकंड के लिए सिटी पिट्टी गुम हो गई। मैंने कहा, नो वे पापा, मैं अभी सिर्फ 20 साल का हूँ, मेरे तो अभी अभी एग्जाम खत्म हुए हैं, आप जबरदस्ती मेरी शादी क्यों करा रहे हो। और सबसे बड़ी बात, उस बंदी की अपनी मर्जी का क्या होगा भाई, ऊपर से हम आज तक कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं, तो वो कैसे मान सकती है। ये सब सुनकर मेरे पापा ने बस एक शातिर सी स्माइल दी। बोले, तो तेरा मतलब है कि अगर उसे कोई दिक्कत नहीं हुई तो तू भी चुपचाप मान लेगा। ये बोलकर उन्होंने मेरी मर्जी की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और झट से अपना फोन निकाला और बिना टाइम वेस्ट किए सीधा कॉल लगा दिया। पूछा, क्यों बेटा शियाओयान, क्या तुम कल पूरे दिन फ्री हो या कोई और जरूरी काम है तुम्हें? अगर हो तो तुम दोनों जाकर कोर्ट में अपनी शादी रजिस्टर करवा लो। फिर पापा ने फोन स्पीकर पर डाल दिया ताकि वहां बैठे सभी लोग उसका जवाब सुन सकें। मुझे ये पूरा तमाशा काफी फनी लग रहा था। मैं आराम से पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा था और बस पापा की सरेआम बेइज्जती होने का मजे से वेट कर रहा था, ताकि जब वो बंदी रिजेक्ट करे तो मैं उनकी उड़ी हुई शक्ल देख सकूं। लेकिन मेरे तो तोते उड़ गए जब उधर से एकदम रिलैक्स आवाज में जवाब आया, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है अंकल। ये सुनकर मेरे पापा ने एकदम चौड़ी वाली स्माइल दी, फोन काटा और मेरी तरफ घूरकर बड़े ही एटीट्यूड से बोले कि अब तो अपनी डील पक्की, सामने वाली पार्टी राजी है। अब अगर तूने 1.5 शाना बनकर मेरी बेइज्जती करवाई तो तेरी कॉलेज की पॉकेट मनी काटकर सिर्फ 250 रुपए कर दूंगा और फिर तू नल्ले की तरह घूमेगा, फिर अपना गुजारा खुद ही करते रहना। लेकिन अगर तूने चुपचाप शादी कर ली तो मैं तुझे पूरे 3000 रुपए महीने के हिसाब से कैश दूंगा। मैं एक पल के लिए सुन पड़ गया। मैंने कहा, क्या बात कर रहे हो पापा, मुझे समझाओ, मैं तो अभी भी एकदम प्योर सिंगल हूँ। मुझे तो ये भी पल्ले नहीं पड़ता कि प्यार होता क्या है। आप अचानक से मेरी जिंदगी में बीवी कैसे ला सकते हो? तभी मम्मी ने उसकी फोटो दिखाई। मैंने उस पिक्चर वाली बंदी को देखा जिसने काले रंग की एकदम कड़क ड्रेस पहनी थी, जो उसके कातिलाना फिगर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हाईलाइट कर रही थी। उसकी स्किन एकदम बर्फ जैसी सफेद थी और उसके लंबे बाल कंधों पर किसी झरने की तरह बहुत ही खूबसूरती के साथ नीचे की ओर बह रहे थे। भाई माय गुडनेस, ये बंदी तो एकदम कतई जहर और टॉप क्लास अप्सरा लग रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो मुझे कुछ बहुत ही जानी पहचानी वाइब मिली। अपने लौंडे का इस तरह पिघला हुआ चेहरा देखकर पापा ने मुझे घूरा और बोले, क्या बोलती पब्लिक, कैसी लगी तेरे पापा? तेरा कभी भी बुरा नहीं कर सकते, समझे? मैं थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर मैंने अपना सिर जोर से हिलाया और कहा, आपका ये बेटा शायद उस किलर वाइब वाली बंदी के लायक बिल्कुल भी नहीं है पापा। मैं मानता हूं कि वो एकदम जन्नत का टुकड़ा है, लेकिन हम एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। पापा को मेरी इन फालतू की बातों और बहानों से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। पापा बोले, सीधी सी बात है, कल ही हम तेरी शादी रजिस्टर करवा रहे हैं, अगर तुझे सही नहीं लग रहा तो बाद में सोचना, लेकिन मेरे साथ कोई 1.5 शाने वाली चाल चलने की भूल मत करना। मैंने एक गहरी सांस छोड़ी और मन में सोचा कि पक्का मेरी तरह उस बेचारी को भी जबरदस्ती इसके लिए फोर्स किया गया है। खैर जो भी हो, लेकिन शादी रजिस्टर करवाना सच में बहुत ही ज्यादा सीरियस बात है। मैंने मन में सोचा कि टाइम आने पर मैं उससे साफ बात कर लूंगा। फिर मैंने मम्मी की भेजी उस बवाल फोटो को दोबारा देखने के लिए अपना फोन निकाला। चाहे मैं उसे कितनी भी बार क्यों ना देख लूं, ये लड़की पक्का अपने कॉलेज की टॉप क्लास अप्सरा रही होगी। उसका नाम जियांग जियान था, जो एकदम कड़क वाइब दे रहा था। ये नाम सुनकर ऐसा लगा जैसे मैंने इसे पहले भी कहीं सुना हो, जैसे मैं उससे कहीं मिल चुका हूं। और सच में पता नहीं क्यों, लेकिन मन में अजीब फीलिंग उठी। उसे पहली नजर में देखते ही मुझे ऐसा लगा कि मैं इस जन्नत के टुकड़े को बहुत पहले से जानता हूं। मैं पूरी तरह से कंफ्यूज था कि क्या है, क्योंकि जहां तक मेरे दिमाग को याद था, हम आज से पहले कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं थे। मैंने खुद को तसल्ली देने के लिए अपना सिर झटक कर हिलाया और सोचा कि शायद उसकी कतई जहर वाली खूबसूरती देखकर मेरी आंखें चौंधिया गई हैं। पक्का उसके इतने खूबसूरत होने की वजह से धड़कन बढ़ गई है और मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा है कि सीने से बाहर आ जाएगा। अगली सुबह तड़के ही पापा एकदम फुल गुस्से में मेरे कमरे में घुसे और मेरा कंबल खींचकर मुझे उठा दिया। मेरी हवा टाइट हो गई। जैसे ही मैं कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था, मैंने देखा कि पापा मुझे कूटने के लिए अपनी बेल्ट निकाल रहे हैं। अबे नल्ले इंसान, क्या तू भूल गया कि आज कौन सा दिन है? तभी मम्मी ने जल्दी से पापा को शांत किया और उन्हें रोककर मुझे बुरी तरह डांटने लगी। बोली, आज तेरी शादी का सर्टिफिकेट मिलने वाला है और तू अभी तक सो रहा है। ये सुनते ही मेरे दिमाग की बत्ती जली और मुझे याद आया। मैंने झटपट हड़बड़ाहट में अपने मम्मी पापा से कहा कि आप लोगों ने मुझे टाइम पर क्यों नहीं उठाया। मेरी ये बेवकूफ़ी वाली बात सुनकर पापा ने अपने दोनों हाथ कस लिए और गुस्सा कंट्रोल किया। यार
अगर उस वक्त जियांग जियान बाहर हॉल में नहीं बैठी होती तो अपनी गलती दूसरों पर डालने की मेरी इस घटिया आदत की वजह से आज वो लेदर वाली बेल्ट पक्का मेरी कमर पर बचती। पापा का गुस्से से भरा खतरनाक चेहरा देखकर मेरी तो हवा टाइट हो गई। मैं डर के मारे बिना अपनी शर्ट पहने ही सीधा दरवाजे की तरफ तेजी से दौड़ पड़ा। इससे पहले कि मम्मी पीछे से मुझे कुछ कह पाती, मैंने झट से दरवाजा खोला और बाहर निकल गया और वहां सोफे पर वो जन्नत का टुकड़ा एकदम मेरे सामने बैठा हुआ था। उसे ऐसे सामने देखकर मेरे तो तोते उड़ गए और मैं सुन्न होकर वहीं खड़ा रह गया। फिर मैंने हकलाते हुए बोला, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि बाहर कोई है, और मैं झट बाथरूम में घुसा। इस तरह बिना कपड़ों के पकड़े जाने पर मेरा इतना तगड़ा कचरा हुआ कि मन किया चुल्लू भर पानी में डूब मरूं या धरती फट जाए। इस बीच हॉल में बैठी हुई जियांग जियान के गाल भी हल्की सी शर्म से लाल हो गए और न चाहते हुए भी उसके होठों पर स्माइल आ गई। उसने मन ही मन सोचा कि तुम्हारी बॉडी तो काफी कड़क है, इतने साल हो गए कि मैंने तो तुम्हें लगभग पहचानना ही छोड़ दिया था। फ्रेश होने के बाद मैंने कपड़े पहने और एकदम फट्टू की तरह हॉल में आके बैठ गया। फिर हम दोनों बस एक दूसरे को अजीब सी नजरों से घूरते रह गए यार। हमारे बीच कोई भी बात नहीं हो रही थी। मुझे चूहे की तरह शांत देखकर पापा का माथा ठनक गया और वो खुद ही जाकर ये सारा काम निपटाना चाहते थे भाई। लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैंने हिम्मत जुटाकर खुद ही बात शुरू करने का फैसला लिया ताकि इस अजीब सी खामोशी और डरावने सन्नाटे को तोड़ा जा सके यार। मैंने थोड़ा स्वैग में बोला, हेलो नूना, मेरा नाम फैंग हाउ यू है। ये सुनकर जियान ने बहुत ही तमीज के साथ अपना सिर हिलाया और फिर एकदम कैजुअल जवाब दिया यार। उसने बोला, चलो अब चलकर अपनी शादी का सारा प्रोसीजर पूरा कर लेते हैं। उसकी आवाज इतनी रिलैक्स थी जैसे शादी करना कोई बहुत ही आम काम हो यार, मानो रोजमर्रा का कोई छोटा मोटा काम हो। मेरी शक्ल के एक्सप्रेशन एकदम अजीब से हो गए थे और मैं सोच रहा था कि मुझे मत बताओ कि हम दोनों सच में ये तबाही मचाने वाले हैं। इससे पहले कि मेरे दिमाग में कुछ पल्ले पड़ता, वो बंदी खड़ी हुई और सीधा बाहर की तरफ निकल गई। जैसे ही जियांग जियान बाहर गई तो मेरे मम्मी पापा खुशी से पागल हो गए यार, और दोनों तुरंत अपने कमरे से भागते हुए बाहर आ गए। उन्होंने जबरदस्ती मेरा आईडी और बाकी सारे जरूरी कागज मेरे हाथों में थमा दिए। मेरा तो कबाड़ा हुआ। फिर पापा ने मुझे पीछे से एक जोरदार लात मारी जिससे मैं सीधा दरवाजे के बाहर जा गिरा। जियांग जियान नीचे खड़ी हुई थी और उसका चेहरा एकदम पत्थर की तरह ठंडा था और उस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसे देखकर बिल्कुल एक खतरनाक आइस गॉडेस वाली किलर वाइब आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने मुझे सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। मैंने उस समय सफेद शर्ट और काले रंग का ट्राउजर पहना था जिसमें मैं एकदम कड़क और फुल जेंटलमैन लग रहा था। जियांग जियान मुझे घूर रही थी और एकदम ख्यालों में खोई हुई सी लग रही थी, जैसे उसे सुबह वाला वो कांड याद आ गया हो और उसकी प्यारी सी शक्ल थोड़ी लाल हो गई थी। मैं उसे देख रहा था और मेरे दिमाग में भसड़ मची थी कि क्या चल रहा है। मेरी नजरें पड़ते ही वो होश में आई और अपनी शर्म छिपाने के लिए मुझसे नजरें चुराने लग गई यार। फिर मैंने उससे सीधा पूछा कि हम वहां कोर्ट तक कैसे जा रहे हैं, क्या हम टैक्सी लेंगे? जियांग जियान ने ना में अपना सिर हिला दिया भाई। बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास खुद की गाड़ी है, उसी में एकदम आराम से जाएंगे और तबाही मचा देंगे। उसके बाद वो अप्सरा मुझे अपनी कड़क और एकदम चमचमाती व्हाइट मर्सिडीज के पास ले गई। गाड़ी के अंदर बैठते ही मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने सीधा मुंह पर ही पूछ लिया कि तुम भी मजबूर थी ना। मेरी इस एकदम बेबाक बात पर जियांग जियान का फ्यूज उड़ा और वो थोड़ी हैरान रह गई। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मैं इतना सीधा पूछूंगा। उसकी खामोशी देखकर मैं समझ गया कि माजरा क्या है और मुझे उस बेचारी लड़की पर थोड़ी दया भी आ रही थी। फिर मैंने पूछा, क्या तुम दोनों को भी? हम दोनों को ही कॉलेज खत्म होने से पहले ही शादी करनी पड़ रही है। पता नहीं घर वालों के दिमाग में क्या लोचा है, क्या हम कुछ तिकड़म भिड़ा सकते हैं? जैसे कि हम दोनों किसी को बिना बताए एक झूठी शादी कर लें। इस बवाल प्लान के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या बोलती है पब्लिक? ये सुनकर जियांग जियान के चेहरे पर एक किलर वाइब वाली खतरनाक मुस्कान आई और उसने पूछा, झूठी शादी? तुम्हारा इस बात से क्या असली मतलब है भाई? तो मैंने उसे सब कुछ बहुत ही जल्दी और अच्छे से समझाया। अगर मैंने शादी के लिए हाँ नहीं बोला तो मेरे घर वाले मेरा सारा पॉकेट मनी काट लेंगे। मैं कॉलेज में एकदम किसी लुखा और गरीब इंसान की तरह अपनी जिंदगी झंड नहीं करना चाहता। ये सुनकर जियांग जियान ने अपनी नशा करने वाली खूबसूरत आंखें झपकाई और उसकी नजरों में एक गजब सी चमक आ गई। ठीक है, मैं तुम्हारी ही बात मान लेती हूँ, चलो चलकर रजिस्टर करते हैं। मैंने राहत की सांस ली और कहा, चलो फिर आज अपना गेम बजा ही देते हैं। लेकिन जियांग जियान ने मेरी तरफ देखकर एक बहुत ही शैतानी स्माइल दी और बोली, असल में मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है। ये सुनकर तोते उड़ गए और मेरी आंखें फटी रह गई यार। तो क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि फिर तुम ये वाली गाड़ी यहाँ तक कैसे चला कर ले आई? ये सुनकर जियांग जियान एकदम रिलैक्स रही और बिल्कुल नहीं घबराई। मैंने अभी किसी बंदे को इसे यहाँ तक लाने के लिए पैसे दिए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर मेरी बैंड बजा रही है यार भाई। तो अब हम क्या करें भाई, मेरे पास भी लाइसेंस नहीं है यार। मैंने तो अभी बस अपना वो लिखने वाला टेस्ट ही पास किया है। अब क्या सीन है? ये सुनकर जियांग जियान धीरे से हंसी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो पूरी तैयारी में आई है। लोड मत ले, मैंने ये एकदम धांसू और बवाल इलेक्ट्रिक स्कूटर पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। इसकी ये बात सुनकर मेरा माथा ठनका और पूरा दिमाग गोल गोल घूमने लगा। मुझे लगा कुछ तो भारी लोचा है, बल्कि ये पूरा का पूरा मामला ही एकदम सत्यानाश है। आखिरकार हम दोनों ही उस चमचमाती कार से बाहर निकले और जियांग जियान मुझे एक एकदम नरम और कतई जहर दिखने वाले बेबी पिंक रंग के इलेक्ट्रिक स्कूटर के पास लेकर गई। उस अजीब से पिंक फ्लेमिंगो स्कूटर को देखकर मेरी तो हवा टाइट हो गई और मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने देखा वो पहले ही पीछे मजे से बैठी है। उसका इरादा एकदम शीशे की तरह साफ था, इसलिए मुझे दुखी होकर बात माननी पड़ी। अब पिंक तो मर्दों वाला रंग है, इसमें डरने वाली क्या बात है बेभेड़ू। और वैसे भी हेलमेट मेरा पूरा चेहरा छुपा ही लेगा। लेकिन जब मैंने उस अजीब हेलमेट का रंग देखा तो मेरा मुंह बन गया और कबाड़ा हो गया यार।
मैंने पूछा ये हेलमेट भी पिंक रंग का ही क्यों है, तो जियांग जियान ने मुझे घूर कर देखा और बोली, मैं एक लड़की हूँ, क्या पिंक चीजें खरीदना एकदम नॉर्मल बात नहीं है, क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो। मैंने घबरा कर जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, मैं किसी भी हाल में तुम्हें नीचा कैसे दिखा सकता हूँ, मुझे भी पिंक रंग बहुत पसंद है। जियान मुझसे बात करते हुए अपने उस स्कूटर की डिक्की में से एक और चमचमाता पिंक हेलमेट बाहर निकाल कर लाई। यार जब हम दोनों ने ही वो कड़क पिंक हेलमेट पहन लिए तो हम एकदम ऐसे लग रहे थे जैसे कोई निब्बा निब्बी गहरे प्यार में डूबे हों। सच में एक नंबर जोड़ी थी। बस फिर क्या था, एक स्कूटर और दो लोग चमकते हुए पिंक हेलमेट पहनकर अपनी जर्नी पर निकल पड़े। मैंने गलती से भी स्पीड नहीं बढ़ाई क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं ज्यादा तेज जाके रास्ता ना भूल जाऊं भाई। हालांकि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर किसी कार जितना फास्ट नहीं होता, लेकिन इसका एक बहुत ही तगड़ा फायदा जरूर है, और वो फायदा ये है कि इसमें दोनों लोगों के बीच एक बहुत ही गहरी नजदीकी महसूस होने लगती है। हाँ एकदम सही सोच रहे हो भिड़ू, जियांग जियान के दोनों हाथों ने मेरी कमर को बहुत प्यार से एकदम जोर से जकड़ लिया था। यार मैं अपनी पीठ पर उसकी नरमी को पूरी तरह से महसूस कर पा रहा था और साथ ही उसके परफ्यूम की हल्की खुशबू भी आ रही थी। इस गजब के कांटेक्ट ने मुझे अंदर ही अंदर चिल्लाने पर मजबूर कर दिया था। मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। मुझे लगा कि ये सब तो हद से ज्यादा ही हो रहा है और हम बहुत सारे जरूरी रूल्स भी तोड़ रहे हैं यार। लगभग 2.5 घंटे के बाद सिविल अफेयर्स ब्यूरो के ठीक सामने एक लड़का और एक लड़की खड़े थे और उन दोनों के ही हाथों में एक एक पिंक मैरिज सर्टिफिकेट रखा हुआ था। यार मैंने अपने हाथ में पड़े उस रजिस्ट्रेशन पेपर को देखा। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने ऐसे ही शादी कर ली। भले ही मैं ये बात कह रहा था कि ये एक झूठी शादी है, लेकिन मेरी जिंदगी में तो ये पहला ही मौका था। मैंने जियांग जियान की तरफ देखा, उसने तो एक बार भी उस पेपर पर नजर नहीं डाली। यार बस एकदम मजे से उस पेपर को अपने हैंडबैग में अंदर रख लिया। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे उसके लिए इस लाल कागज के टुकड़े की कोई भी अहमियत नहीं है। घर वापस आते समय मुझे एक बार फिर से ये फील हुआ कि सच में मेरी इस नई बीवी का फिगर कितना कातिलाना और खतरनाक है। घर पहुंचने के बाद मैंने उसकी तरफ प्यार से देखा और कहा, ठीक है फिर मैं अब वापस घर निकलता हूँ। जियांग जियान ने मुझे देखा और बहुत ही आराम से जवाब दिया, तुम बस जियांगडे यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेने वाली बात अच्छे से याद रखना भाई। मेरे वहां से जाते हुए जियांग जियान मुझे पीछे से मुड़कर देख रही थी और वो अपने होठों की उस प्यारी सी मुस्कान को छुपा नहीं पाई और मन में बोली, एकदम ढक्कन। उसके ठीक बाद वो अपनी कार के अंदर वापस गई और उसने उस मैरिज रजिस्ट्रेशन को बाहर निकाला। वो उस पर लगी फोटो को एकदम घूरने लगी और उसकी आंखें उस फोटो पर से बिल्कुल भी हट नहीं पा रही थी। यार झूठी शादी, ये जो लाल रंग का बड़ा सा स्टाम्प लगा है वो झूठा नहीं हो सकता। उसके उस हमेशा ठंडे रहने वाले चेहरे पर एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत स्माइल आई और उसने बहुत ही सावधानी से उस रजिस्ट्रेशन पेपर को अपने उस महंगे से बैग के अंदर डाल लिया। यार फिर उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और गियर लगाया। उसका हर एक एक्शन एकदम परफेक्ट और प्रो लेवल का था। कोई लाइसेंस नहीं, मैंने तो बस उस बेवकूफ पोपट इंसान को प्यार से अपना मीठा वाला चूना लगा दिया है। यार उसकी जैसी खतरनाक ड्राइविंग स्किल्स देखकर बिना लाइसेंस होने वाली बात बस एक जोकर जैसी लग रही थी। घर वापस आते समय मेरा पूरा दिमाग बस आज सुबह की हमारी उस नजदीकी की कड़क यादों से भरा था। यार वो सच में इतनी ज्यादा खूबसूरत है, उसका फिगर भी एकदम बवाल है, लेकिन फिर भी मेरे लिए उसका वो एटीट्यूड थोड़ा सा रूखा और ठंडा सा क्यों है। मुझे पक्का यकीन है कि उसे मेरे जैसे नूब लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा लगता है जैसे गेमिंग ही मेरी जिंदगी का इकलौता सच्चा प्यार बचा है। शायद मुझे अब कोई पार्ट टाइम नौकरी खोज लेनी चाहिए ताकि मुझे इस बात की हवा टाइट वाली टेंशन ना रहे कि मेरे वो खूसट बाप मेरी पॉकेट मनी काटना शुरू कर देंगे। आखिरकार जैसा कि मुझे पहले से उम्मीद थी, मैंने जियांडा यूनिवर्सिटी जाने का फैसला कर ही लिया। हालांकि मैं लियू रुयान से गलती से भी नहीं टकराना चाहता था, लेकिन ये वाला कॉलेज मेरे घर के एकदम पास में है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जियान और मेरी पहले ही शादी हो चुकी है। अगर मैं भी उसके वाले कॉलेज में नहीं गया तो मेरे डैड शायद मुझे उल्टा टांग कर मेरी बेदर्दी से बहुत बुरी कुटाई कर देंगे। और रही बात मेजर चुनने की, तो डैड ने मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ने का सख्त ऑर्डर दिया है। स्कूल शुरू होने में अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि क्या मुझे अपनी क्लासेज के बारे में पूछने के लिए उस स्टूडेंट ग्रुप चैट को अभी के अभी ज्वाइन करना चाहिए। ठीक उसी समय हाइजिन नाम के एक अजीब से अकाउंट ने अचानक से उस ग्रुप में मैसेज किया और लिखा कि जो भी नए बच्चे इस स्कूल के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं वो मुझे अभी के अभी एकदम फटाफट डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं। ये मैसेज पढ़कर मेरी आंखें खुशी से चमक उठी और मैंने तुरंत उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। मेरी वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के ठीक बाद मुझे उस सो कॉल्ड सीनियर का उसी वक्त एक बहुत ही तगड़ा सा रिप्लाई आ गया। यार हेलो भाई, तुम्हारा असली नाम क्या है? ये मैसेज पढ़कर मैं थोड़ा सा हिचकिचाया। क्या मुझे सिर्फ जानकारी मांगने के लिए इस सीनियर को सच में अपना असली नाम बताने की इतनी भी क्या भारी जरूरत पड़ गई है? मेरे मन में शक होने के बावजूद भी मैंने अपनी पूरी जानकारी उसे भेज दी। हेलो, मेरा नाम फंग हाओयू है और मैं IT डिपार्टमेंट में नया आया हुआ एक फ्रेशमैन लड़का हूँ भाई लोग। उधर दूसरी तरफ अपने हॉस्टल में बैठी हुई जियान ने अपनी वो नशा करने वाली खूबसूरत आंखें प्यार से झपकाई और उसके होठों पर अपने आप ही एक बहुत प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो बोली, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही निकाला है। यार असली सीन ये था कि वो काफी समय से उस फ्रेशमैन ग्रुप में छिपकर बैठी हुई थी और इसी वजह से उसने सबसे पहले मेरा नाम पूछा। अगर सामने सही इंसान होता तो वो उसे रिप्लाई करती, वरना वो उसे इग्नोर कर देती। साफ तौर पर इस बार उसका निशाना एकदम सही जगह लगा था। उसने तुरंत एक और मैसेज भेजा, कंप्यूटर साइंस भाई ये तो मेरा भी मेजर सब्जेक्ट है, क्या इत्तेफाक है ये तो एकदम। लेकिन बहुत बुरा हुआ क्योंकि आजकल इस फील्ड में जॉब मिलना मुश्किल है, बचकर रहना, वरना ग्रेजुएशन के बाद तुम भी किसी नल्ले की तरह बेरोजगार ही घूमोगे भाई। सीनियर,
आपने ये फील्ड क्यों चुनी? साला इतना अजीब सवाल सुनकर सामने वाला कुछ देर के लिए एकदम सुन्न हो गया और बिना कुछ बोले बस शांति से सोच में डूब गया। क्योंकि मेरे एक अंकल ने मुझे ये पढ़ने का ज्ञान दिया था, तो मैंने भी मजे मजे में उनके बेटे को अपने साथ यही कोर्स करने के लिए फंसा दिया। क्या बात है भाई, आपने तो एकदम तगड़ा गेम बजा दिया। अगर मैं इस भसड़ में अपनी वाट लगवा रहा हूं तो मैं अकेले क्यों मरूं, उसके बेटे को भी घसीटूंगा, वरना उस अंकल की इस फालतू एडवाइस का बदला कैसे पूरा होगा और कलेजे को ठंडक मिलेगी। ये तगड़ी बात सुनकर जियांग जियान के चेहरे पर एक गजब की हंसी आ गई जो कंट्रोल नहीं हो रही थी। उसने तुरंत टाइप करके भेजा कि मैं भी बिल्कुल यही सोचती हूँ, तेरा ये मास्टरमाइंड प्लान एकदम एक नंबर है। इस फालतू कोर्स का रोना रोते हुए दोनों ने काफी देर तक मैसेज पर लंबी बात की। तब जाकर मुझे अकल आई और समझ में आया कि ये कंप्यूटर वाली फील्ड पूरी तरह से भर चुकी है और अब कचरा हो गया है। यहाँ नौकरी पाने के लिए खून पसीना एक करके लड़ना पड़ता है। अगर तुम यहाँ दूसरों को कुचलकर आगे नहीं बढ़ोगे तो बहुत सारे लुक्खे तैयार बैठे हैं। ये सोचकर मैंने सिर्फ मायूसी में अपना सिर हिलाया, पर किस्मत से मुझे कॉलेज खत्म होने के बाद नल्ले घूमने की कोई टेंशन नहीं थी। मेरे घरवालों ने साफ कह दिया था कि अगर नौकरी ना मिले तो वो मुझे चाचा की कंपनी में चिपका देंगे। इधर लड़कियों के हॉस्टल में एक कतई जहर दिखने वाली पॉनीटेल वाली लड़की अभी अभी अपने कमरे में वापस आई और उसने जियांग जियान को रंगे हाथों पकड़ लिया। अपनी दोस्त को फोन की स्क्रीन में घूरते और लगातार पागलों की तरह जोर जोर से बड़बड़ाते देखकर यांग शियाओलिंग ने एकदम शातिर दिमाग लगाते हुए अपनी आंखें छोटी की और शक के साथ जियान को घूर कर पूछा, क्या बात है जियान, तो किस बात पर मुस्कुरा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी इस अप्सरा को किसी से सच्चा वाला प्यार हो गया है? यह सुनते ही जियांग जियान की हंसी तुरंत गायब हो गई और उसने अपनी उस अकेली दोस्त को एकदम कातिलाना और ठंडी नजरों से घूरा। कैसा प्यार? क्या मैं तुझे शक्ल से किसी आशिक की तरह लगती हूँ? यह सुनकर यांग शाओलिंग ने फाइनली चैन की सांस ली और बोली, चलो अच्छा है, ये तो बढ़िया हुआ। मुझे पहले से पता था जियांग यूनिवर्सिटी की सबसे हॉट बंदी ऐसे ही अचानक किसी पर लट्टू नहीं हो सकती। यांग शियाओलिंग कुर्सी पर बैठ गई और उसने अभी बस पानी का एक घूंट ही पिया था कि तभी उसने जियांग जियान को एकदम कैजुअल तरीके से ये कहते हुए सुना कि असल में मेरी तो शादी हो चुकी है। शियाओलिंग एकदम से चौंक गई और बोली, जियान ऐसे फालतू के जोक मारना बंद कर दे। यांग शियाओलिंग ने अपनी पैंट पर गिरे हुए पानी को देखा और उसकी तो बोलती ही बंद हो गई। उसकी इस पक्की सहेली के पास लोगों का दिमाग दही करने और खोपड़ी सटकाने का एक अलग ही टैलेंट है। यकीन कर या मत कर, जियांग जियान ने उसे एकदम तीखी नजरों से घूरा। यांग शियाओलिंग ने किसी तरह नकली हंसी हंसते हुए कहा, हाँ मैं तेरी बात मानती हूँ, सच में मानती हूँ। अगर हमारी टॉप अप्सरा शादी के बंधन में बंध रही है तो मुझे अपनी उस ग्रैंड शादी में बुलाना मत भूलना। इतना सब बोलने के बाद भी शियाओलिंग को उसकी एक भी बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि जियांग की सबसे ईगो वाली और एटीट्यूड वाली देवी पूरी यूनिवर्सिटी में इस बात के लिए फेमस है कि वो किसी लड़के को अपने पास फटकने नहीं देती। अगर उसने पिछले 2 सालों में मेरे साथ नॉर्मल बिहेव नहीं किया होता तो मुझे बहुत पहले ही उसके शौक पर शक हो गया होता। जियांग जियान ने यांग शाओलिंग को एकदम तरस खाने वाली नजरों से देखा और एक हल्की सी सांस छोड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दे, लगता है मैं तुझसे आगे निकल गई मेरी प्यारी सहेली। मैंने ये जरूर कहा था कि मैं डेट नहीं कर रही, लेकिन मैंने ये कभी नहीं बोला था कि मैं शादी नहीं कर सकती। एडमिशन वाले दिन जैसे ही मैंने कॉलेज गेट के अंदर अपना कदम रखा, मुझे नए बच्चों का रिसेप्शन एकदम सामने ही दिख गया। अपना शिकार तय करने के बाद मैं चुपचाप बिना किसी शोर के अपना बड़ा सा सूटकेस खींचते हुए उसकी तरफ चल दी। जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि यही आईटी इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन डेस्क है तो मैंने तुरंत अपना एडमिशन लेटर और आईडी कार्ड जमा करने के लिए निकाल लिया। डिटेल्स चेक करने के बाद उन्होंने मेरे हाथ में एक नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म थमा दिया। उसे भरने के बाद मैं एक सीनियर से बाकी का रास्ता दिखाने के लिए बोलने ही वाली थी कि तभी अचानक आसपास मौजूद लोगों की गॉसिप और भसड़ ने मेरा पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अरे क्या ये हमारी कॉलेज की वो फेमस बंदी नहीं है जो सबका गेम बजा देती है? आखिर वो नए बच्चों के रिसेप्शन डेस्क पर आज क्या कर रही है? रिसेप्शन के पीछे जो बंदी पूरे भौकाल के साथ खड़ी थी वो असल में हमारी वही कतई जहर दिखने वाली जियांग जियान ही थी। उसकी कातिलाना आंखें गहराई से किसी खास इंसान को ढूंढ रही थीं। ये तमाशा देखकर वहां खड़ी पब्लिक के बीच एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट शुरू हो गई और उनका रायता फैलने लगा। लगभग हर किसी की नजरें उस जन्नत की टुकड़ी जियांग जियान पर ही टिकी हुई थी और उनमें वो एक नया बच्चा भी शामिल था जो अभी अभी वहां पहुंचा था। शुरू में मेरा प्लान था कि किसी सीनियर से मदद मांग लूं, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो सब जियान की खूबसूरती देखकर एकदम सुन पड़े थे, जैसे उन सबका ही फ्यूज उड़ गया हो। मैंने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और ठीक उसी वक्त मेरी नजरें जियांग जियान से मिल गईं और 1 महीने पहले हुई हमारी तूफानी शादी की सारी यादें मेरे दिमाग में घूमने लगी। मेरा दिल अचानक से इतनी तेज धड़कने लगा कि उस पर से मेरा सारा कंट्रोल ही छूट गया और ठीक उसी पल फाइनली जियांग जियान को वो एक बंदा मिल ही गया जिसकी उसे कब से तलाश थी। उसे देखते ही उसके माथे की सिकुड़न तुरंत गायब हो गई और उसकी वो खतरनाक और ठंडी नजरें अचानक से एकदम प्यार और रोमांस से भर गईं, जैसे कोई सख्त लौंडा अंदर से पूरा पिघल गया हो। जब तक मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था, जियांग जियान चलकर सीधा मेरे सामने आकर खड़ी हो चुकी थी और उसने मुझे देखकर एकदम जानलेवा और मीठी सी स्माइल पास कर दी। क्या हुआ छोटे भाई, अपना हॉस्टल नहीं मिल रहा क्या? चल मेरे साथ, मैं तुझे रास्ता दिखाती हूँ। मैं तो वहां बस मजे लेने और तमाशा देखने गया था, पर ये तो उल्टा सीन हो गया। किसे पता था मैं खुद ही इस बवाल का सेंटर बन जाऊंगा। मैंने जल्दी से फुसफुसाते हुए कहा, क्या हमारी बात नहीं हुई थी कि ये सिर्फ एक नकली शादी है? जियांग जियान के होठों पर एक बहुत ही गहरी और मतलब वाली मुस्कान आ गई। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, अभी मैं सिर्फ एक सीनियर होने का नाटक कर रही हूँ ताकि तुझे तेरे कमरे तक का सही रास्ता दिखा सकूं।
और तू मुझे सीनियर क्यों नहीं बोल रहा? क्या तेरे अंदर थोड़ी तमीज नहीं बची? हमारे आसपास इतने सारे लोग खड़े थे जो सीधा हमें ही घूर रहे थे। उन्हें देखकर मेरी हालत खराब हो रही थी और मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। हाँ शुक्रिया सीनियर आपका, तो क्या अब आप मुझे वहां तक का रास्ता दिखा सकती हैं? मुझ पर बड़ी मेहरबानी होगी। जियांग जियान ने हल्का सा अपना एक भौं उठाया और बोली, तुझे कहना चाहिए, प्लीज सीनियर रास्ता दिखाइए। इस पॉइंट पर मैं बस वहां से किसी तरह पतली गली से निकलना चाहता था, जितनी जल्दी हो सके। और वो सारी आंखें जो मुझे घूर रही थीं, ऐसा लग रहा था जैसे वो सब मन ही मन मुझे गालियां दे रहे हैं। इसलिए मुझे अपना ईगो मारना पड़ा। मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि प्लीज मुझे वहां तक ले चलो। जियांग जियान ने तब एक बहुत शरारती स्माइल दी और बोली, ठीक है, फिर मैं न चाहते हुए भी इस छोटे भाई को हॉस्टल का रास्ता दिखा देती हूँ। वहां खड़े सारे स्टूडेंट्स कुछ सेकंड्स के लिए एकदम सुन्न पड़ गए कि ये क्या चल रहा है। क्या हम सब अभी भी खुली आंखों से सपना देख रहे हैं? इस वक्त मैं बस बिना पलक झपकाए जियांग जियान को घूर रहा था, जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे ले जा रही थी। सच में इस बात पर यकीन करना मुश्किल था, ये पूरा सपने जैसा लग रहा था। मेरी उन नजरों को देखकर उसने तुरंत सफाई दी, अब हम दोनों एक ही कॉलेज में हैं तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसके अलावा मेरे पापा ने मुझे तेरा ध्यान रखने को बोला है, वरना मैं तुझे घास भी नहीं डालती। मुझे अचानक से सच्चाई समझ आई। अच्छा तो ये सारा माजरा है। मैं तो फालतू में सोच रहा था कि सीनियर जियान मुझ पर पूरी तरह लट्टू हो गई हैं। ये बात बोलने के बाद पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी निराशा छा गई और मेरा कट गया। जियांग जियान शर्मा गई और उसने मुझे एकदम तीखी नजरों से घूरा। खुद को बहुत बड़ा नवाब समझता है क्या? खैर छोड़, मुझे वीचैट पर जल्दी से ऐड कर ले। मैं पहले तुझे ऐड करना भूल गई थी। ये सुनते ही मैंने अपना माथा पीट लिया और सोचा, सच में यार, पिछली बार कोर्ट में शादी रजिस्टर करने के बाद हमने एक दूसरे का नंबर सेव करने तक की जहमत नहीं उठाई थी। क्या ही नौटंकी चल रही है। उसे सक्सेसफुली ऐड करने के बाद जियांग जियान ने मुझे अपने उसी फुल ऑन एटीट्यूड वाले स्वैग में कहा, ओए जूनियर सुन, हम दोनों अब एक ही फील्ड और कोर्स में हैं। अगर कॉलेज में कुछ भी पल्ले ना पड़े और कोई भी डाउट हो तो बिना डरे मुझसे पूछ लेना। सुनाई दिया ना तुझे उसका इतना प्यारा और क्यूट रूप देखकर? मैं बस सुन रह गया और कुछ नहीं कर पाया सिवाय अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए नीचे देखने के। मेरी तो उसके चेहरे पर देखने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। किसने सोचा था कि ईगो वाली सीनियर, जिसने अभी रिसेप्शन डेस्क पर जूनियर की सरेआम बेइज्जती की थी, उसका मेरे सामने इतना क्यूट और प्यारा रूप भी हो सकता है। बिना टाइम वेस्ट किए हम दोनों हॉस्टल बिल्डिंग के एकदम नीचे पहुंच गए। मैंने बहुत ही फुर्ती दिखाते हुए तुरंत झांग जिवान के हाथों से उसका सारा भारी सामान अपने हाथों में ले लिया। थैंक यू बोलने के बाद मैं तुरंत बिल्डिंग के अंदर ऐसे भाग कर गया जैसे किसी से छिप रहा हूं। मेरी ऐसी फट्टू हालत देखकर झांग जिवान भी अपनी तेज हंसी बिल्कुल नहीं रोक पाई। छोटे जूनियर, क्या तू अभी भी अपनी इस नूना को चैलेंज करने का दम रखता है? अब तू बस देखता जा कि मैं तुझे अपनी उंगलियों पर कैसे नचाकर तेरा क्या खतरनाक गेम बजाती हूँ। ठीक इसी वक्त मैं हॉस्टल के एकदम बीच वाले डरावने गलियारे में खड़ा हुआ था और अपने दिल की बहुत तेज घबराहट को जबरदस्ती दबाने के लिए बार बार बहुत लंबी और गहरी सांसें ले रहा था। फिर मैंने थोड़ा दम लगाकर दरवाजा खोला और कमरे के अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही मुझे तुरंत समझ आ गया कि मैं फिर से सबसे आखिर में पहुंचने वाला बंदा हूं। थोड़ी देर की फालतू बातचीत के बाद हमारी अच्छी खासी जान पहचान हो गई। बाकी लॉन्डो में सबसे बड़ा भाई यान जी था, जो एक फ्रीलांस ट्रेनी था और वो बंदा पिछले बहुत लंबे समय से 2.5 साल से जमकर प्रैक्टिस कर रहा था। उसका सबसे बड़ा शौक बास्केटबॉल खेलना है। फिर आता है अपना दूसरा मोटा भाई, जो एकदम अजीब एनिमे स्टाइल वाले गेम्स के पीछे पूरी तरह से पागल रहता है। वो खास तौर पर 2 शब्दों वाले एक गेम का बहुत ही तगड़ा दीवाना है। और अपना तीसरा भाई माँ है, जो शक्ल से देखने में एकदम सीधा साधा और बहुत सच्चा लगता है। अब क्योंकि मैं सबसे आखिर में आया था तो मैं इस पूरे कमरे का सबसे छोटा बच्चा बन गया। अगली सुबह जैसे ही मैं अपनी बिस्तर से बाहर निकला तो मुझे एक साथ 3 फालतू आवाजें बहुत ही तेज सुनाई दी। बोले, हमारे गॉडफादर, प्लीज हमारे लिए कुछ कड़क नाश्ता खरीद लाइए। ये सारा ड्रामा अपनी आंखों से देखकर मैंने बहुत ज्यादा चिढ़कर एकदम झल्लाहट में जवाब दिया कि मेरा तुम जैसे नल्ले लड़कों से कोई पार नहीं पड़ सकता। खैर, अब जब बात ऐसी है तो तुम्हारा ये बाप ना चाहते हुए भी तुम लॉन्डो के लिए नाश्ता ले आएगा। हॉस्टल से बाहर निकलने के तुरंत बाद ही मैंने अपने सीनियर हाई जियान को तगड़ा मैसेज किया। मैंने पूछा, सीनियर, सुबह सुबह एकदम जल्दी के टाइम पर किस कैंटीन में सबसे ज्यादा कतई जहर वाली लड़कियां आती हैं? चलते हुए मैं बस सोच रहा था कि मुझे यूनिवर्सिटी में कम से कम एक बार तो डेट जरूर करनी चाहिए। मैं यूं ही पुरानी फालतू बातों में अटक कर नहीं रह सकता। क्या हुआ अगर लियू रुयान ने मुझे एक बार बहुत तगड़ा धोखा देकर मेरा काट दिया था? जैसे ही मैंने नई डेटिंग के बारे में सोचा, अचानक किसी की धुंधली सी शक्ल मेरे दिमाग में एकदम बिजली की तरह चमक उठी। उसी वक्त गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जियांग जियान बहुत ही गुस्से में अपने दांत पीसते हुए डरावनी नजरों से लगातार अपने फोन की स्क्रीन को ही घूर रही थी। यांग शाओलिंग ने थोड़ी सी हवा टाइट होते हुए डरा हुआ सा मुंह बनाकर पूछा, जान, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी आंखों का वो खौफनाक रूप देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम अभी किसी की जान लेना चाहती हो। जियांग जियान ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अगर उसकी नजरों से मौत मिलती तो वो स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठे उस बंदे का अब तक तो पूरा गेम बजा चुकी होती। अच्छा, तो तुम खूबसूरत लड़कियां ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हारी आंखों को सिर्फ मुझे देखना काफी नहीं लगता, जो तुम बाहर जाकर एकदम फालतू में मुंह मार रहे हो? फिर कुछ बड़ा कांड सोचने वाले अंदाज में जियांग जियान ने बहुत ही ठंडी आवाज में उस बंदे को रिप्लाई किया कि तुम सीधा कैंटीन नंबर 3 में जाओ, वहां तुम्हारे लिए एक तगड़ा सरप्राइज होगा। जियांग जियान की डरावनी नजरें एकदम बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थीं। उसने बोला कि मैं अपना नाश्ता खरीदने जा रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे वीचैट पर तुरंत ही मैसेज कर देना। मैं तो अब यहाँ से निकल रही हूँ। ये कहकर वो यांग शियाओलिंग को वहां एकदम सुन्न खड़ा छोड़कर चली गई। उसने मन में सोचा कि ये सही नहीं है, कुछ तो भारी लोचा है।
ये बस थोड़ा बहुत लोचा नहीं है, बल्कि ये पूरा सीन ही एकदम आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा है। ऐसा क्यों फील हो रहा है कि उसने अभी अभी पूरा बारूद निगल लिया है। कैंटीन नंबर 3 की तरफ जाते समय अचानक से मुझे एक बहुत ही अजीब सी तगड़ी ठंड लगी, जिससे मेरे अंदर अपने आप ही कपकपी छूटने लगी। मैंने आसमान में ऊपर चमकते हुए उस तेज सूरज को देखा और मैं बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज हो गया कि आखिर ये माजरा क्या है। 2.5 मिनट बाद जैसे ही मैंने कैंटीन नंबर 3 के अंदर एंट्री मारी तो मेरी आंखें सच में एकदम चौंधिया गईं, क्योंकि वहां बहुत सी खूबसूरत अप्सराएं मौजूद थीं, जैसा कि एक सीनियर से उम्मीद थी। खूबसूरती पहचानने में उसकी नजर सच में एकदम एक नंबर और सटीक ही थी। मैंने अपना नाश्ता खरीदा और सुकून से बैठने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढ ली, और जैसे ही मैं उस नज़ारे के पूरे मजे लेते हुए खाने ही वाला था कि तभी अचानक दरवाजे से एक लड़की अंदर आई। उसके बहुत लंबे और घने बाल उसकी पीठ पर किसी खूबसूरत झरने की तरह बहुत ही शानदार तरीके से नीचे बह रहे थे, जो उसके हर एक कदम के साथ हल्के हल्के लहरा रहे थे। उस जन्नत के टुकड़े जैसे एकदम कड़क चेहरे ने तुरंत ही मेरा पूरा ध्यान खींच लिया भाई। जब मैंने गौर से देखा कि वो कौन है तो मेरी हवा टाइट हो गई। सीनियर सही कह रहा था, कैंटीन नंबर 3 में सच में बहुत सारी कतई जहर लड़कियां आती हैं। यहाँ तक कि हमारी टॉप क्लास कैंपस अप्सरा भी अपना नाश्ता करने यहीं आती है। और जियांग की बात करें तो जैसे ही वो अंदर आई उसने मुझे तुरंत ही वहां एक कोने में बैठे हुए देख लिया। जियान ने बहुत ही नफरत के साथ एक ठंडी सांस छोड़ी, फिर वहां मौजूद सभी लोगों की नजरों के एकदम सामने वो सीधा कड़क स्वैग में मेरे पास चलकर आई, जहां मैं बैठा हुआ था, और एकदम बिना किसी परवाह के वहां मेरे सामने बैठ गई। जियान ने बहुत ही ठंडी और खौफनाक आवाज में मुझसे सीधा बोला, तो क्या तुम यहाँ बैठकर दूसरी खूबसूरत लड़कियां ताड़ने आए हो? अचानक उसकी ऐसी खतरनाक आवाज सुनकर मैं सोया मिल्क पीते पीते बहुत ही बुरी तरह से ठसक गया और मेरे मुंह से सारा दूध बाहर आया। मैंने खांसते हुए पूछा, कैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? ये सुनकर जियांग का हसीन चेहरा हल्का लाल हो गया। उसने बोला, जिस वक्त मैंने यहाँ अंदर कदम रखा तुम मुझे ही घूर रहे थे। तुम्हारी इन सारी ठरकी सोच को पूरी तरह से समझने के लिए मुझे बस एक ही नजर काफी थी। मैंने उसे एकदम अजीब कंफ्यूजन वाले लुक के साथ देखा। मैंने पूछा कि भाई आखिर दिक्कत क्या है? क्या तुम्हारा मूड खराब है? जियांग ने मुझे घूरा और उसका भयंकर वाला गुस्सा अचानक से एकदम भड़क उठा। वो बोली, जब कोई बेशर्म इंसान अफेयर करने की तगड़ी प्लानिंग कर रहा हो तो मेरा मूड भला किसी भी तरह से अच्छा कैसे हो सकता है? ये फालतू बात सुनकर मेरे सिर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान छप गया। मैंने कहा, अफेयर? लेकिन आखिर कौन कर रहा है भाई? ये तो तुम सच में एकदम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो जियांग। जियान ने मुझे बहुत ही चिड़ी हुई नजरों से देखा और अपना मुंह बनाते हुए बोली कि हमारी तो पहले ही शादी हो चुकी है, फिर भी तुम कैंटीन नंबर 3 में दूसरी लड़कियों को ताड़ने आते हो? क्या ये सीधा अफेयर करने का इरादा नहीं है? उसकी ये बात सुनकर मैं एकदम सुन पड़ गया कि तुम आखिर ये किस बात का फालतू मजाक कर रही हो? क्या हम सिर्फ शादी रजिस्टर करने का नाटक नहीं कर रहे थे? जियान ने अचानक से ही एकदम अनजान बनते हुए नाटक शुरू कर दिया और देखकर बोली कि मैंने ऐसा कब कहा था? उसने अपनी प्यारी सी भौहें ऊपर उठाई और बहुत ही सस्पेंस वाले अंदाज में बात आगे बढ़ाई और कहा, जो सर्टिफिकेट हमने उस दिन बनवाया था क्या वो तुम्हें बिल्कुल नकली लगता है? तुम्हें पता होना चाहिए कि उसका पूरा लीगल असर होता है। ये बातें सुनकर मेरी हालत खराब होने लगी। मैंने झिझकते हुए पूछा, तो आखिर तुम्हारा सीधा सा मतलब क्या है? जियान के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से एकदम ही रिलैक्स और नॉर्मल हो गए। उसने कहा कि चूंकि फिलहाल हमारे पास इस शादी के तगड़े सर्टिफिकेट पर पति पत्नी का ठप्पा लगा हुआ है, तो जब तक हमारा तलाक नहीं होता तुम्हें कोई भी गर्लफ्रेंड बनाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। शादीशुदा होते हुए गर्लफ्रेंड बनाना पूरी तरह से अफेयर करना ही कहलाता है, और ये बहुत ही ज्यादा गलत काम है। मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए सोच रही हूँ। मेरा सिर चकराने लगा और मेरा दिमाग उसकी इस तेज रफ्तार वाली बातों के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर पा रहा था। मैंने पूछा, क्या सच में ऐसा ही होता है? मुझे फील हो रहा था जैसे वो बंदी सीधा मेरा पोपट बना रही। जियान ने बहुत प्यार से स्माइल की और कहा, तुम एकदम टेंशन फ्री रहो, मैं भी किसी और लड़के को नहीं ढूंढूंगी। हम दोनों को ही शादी के इस लीगल कानून को तो हर हाल में मानना ही पड़ेगा। मैंने एकदम अजीब सी शक्ल बनाकर झिझकते हुए कहा, तो क्या इससे बचने का कोई भी और रास्ता नहीं है? देखो, डेटिंग के बिना मेरी जिंदगी बिल्कुल ही अधूरी रह जाएगी। ये सुनकर जियान के होठों पर एक बहुत ही कातिलाना और शरारती सी स्माइल आ गई। उसने कहा कि एक और कड़क रास्ता है। जियान ने अपने सॉफ्ट होठों को एकदम मेरे कान के बहुत करीब लाकर एकदम प्यार से फुसफुसाते हुए बोला, तुम चाहो तो अपनी इस नूना को डेट कर सकते हो। उसकी ये हॉट बात सुनते ही मेरा दिल अचानक बहुत तेज धड़कने लगा। मेरी हवा टाइट हो गई। मैंने पूछा, नूना, क्या तुम सच में सीरियस हो? ये सुनते ही जियान के चेहरे पर फिर से एक शरारती स्माइल आ गई और वो हंसकर बोली, मजाक था। अपने एकदम सामने बैठी उस जियान को किसी खूबसूरत फूल की तरह इतनी कातिलाना स्माइल देते हुए देखकर मेरा सख्त लौंडा पिघल गया और मैं इतना ही ज्यादा बौखला गया कि मेरे हाथों से मेरे सोया मिल्क का कप छूटते छूटते बचा। सच में भाई, मैं तो पूरी तरह से उसके इस खतरनाक नशे और हुस्न के जाल में फंस चुका हूँ। जियान ने मेरे हाथ का नाश्ता देखा और एकदम रिलैक्स होकर पूछा, क्या यह नाश्ता मेरे लिए है? मैं बस नाम में अपना सिर हिलाकर मना करने ही वाला था, लेकिन फिर मैंने अपने आप ही हाँ में सिर हिला दिया। उसने कहा, मेरे लिए इतना शानदार नाश्ता खरीदने के लिए थैंक यू जूनियर। इतना कहने के तुरंत बाद जियान ने खाना मेरे हाथों से ले लिया और वहां से सीधा निकल गई। जब तक मेरे होश ठिकाने आए तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। मेरा चूना लग गया क्योंकि वो नाश्ता मैंने अपने रूममेट्स के लिए खरीदा था। खैर, जो भी हो, अब उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने लिए एक और नया नाश्ता खरीद लूंगा। मैंने अपना हाथ छाती पर रखा और देखने लगा कि कैसे जियान मेरे कानों में धीरे से कुछ फुसफुसा कर गई थी और इसी वजह से मेरा दिल अभी भी बहुत जोर से धड़क रहा था। मैंने अपनी आंखें शांति से बंद की और मेरा दिमाग बस उन्हीं यादों से भरा था।
सच में इस बार उसने मुझे अपने लट्टू की तरह एकदम गोल गोल घुमाकर रख दिया है भाई। जब तक मैं नाश्ते के 3 डिब्बे अपने हाथों में पकड़कर वापस अपने हॉस्टल के कमरे में घुसा, तभी उन सारे भुक्खड़ लड़कों ने मेरे हाथों से वो तीनों डिब्बे बहुत ही बुरी तरह से छीन लिए भिड़ू। अपने जिगरी दोस्तों को इतने मजे से वो नाश्ता खाते हुए देखकर मुझे अचानक से अपने आप पर एक बहुत ही गजब का तगड़ा गर्व महसूस हुआ। जैसे ही मैं अपनी कुर्सी पर जाकर बैठा, तभी मेरे फोन की घंटी अचानक से बज उठी। मैंने फोन उठाकर चेक किया तो पता चला कि वो सीनियर हाइजियान का मैसेज था। वो उस सीनियर का ही मैसेज था भाई। उसने मुझसे पूछा कि और भाई क्या सीन है, कैसा रहा सब कुछ, क्या उस कैंटीन में लड़कियां कतई जहर और एकदम रापचिक लग रही थी क्या? मैंने अभी तक अच्छे से किसी को भी नहीं देखा है। आज हमारे कॉलेज की सबसे खूबसूरत अप्सरा भी इसी कैंटीन में आई हुई थी और मैं बस उसी लड़की को घूरने में इतना ज्यादा बिजी था कि मैंने किसी और पर ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हें वो कैसी लगी? मैंने एक पल के लिए सोचा, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हमारे पूरे कॉलेज की नंबर 1 खूबसूरती का टाइटल उसके लिए एकदम परफेक्ट है। उसके ठीक बाद मैंने देखा कि उस सीनियर ने मैसेज करके पूछा कि क्या तुम उसे सच में पसंद करते हो। मैंने सोचा कि ये सीनियर मेरे लिए कोई अनजान इंसान नहीं है और वो मुझसे अच्छे से बात कर रहा है, इसलिए उसे अपनी असली फीलिंग्स बताने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने लिखा, सीनियर अगर सच कहूं तो मैं उसे थोड़ा बहुत पसंद करता हूं। हर बार जब भी मैं उसे देखता हूं तो मेरा ये दिल बहुत ही ज्यादा तेज धड़कता है, लेकिन वो तो कैंपस की अप्सरा है, इसलिए इस बात के चांस एकदम जीरो हैं कि वो मेरे जैसे एक नल्ले लड़के पर कभी गलती से भी ध्यान देगी। जियांग जियान के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आई। तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मेरे मुंह पर यह बोलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है भाई। पता नहीं क्यों यह सुनकर उसके दिल को बहुत अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। मेरे इस कन्फेशन ने उसके चेहरे को अपने आप ही शर्म से लाल कर दिया। मेरे दिल की फीलिंग्स जानने के बाद अब ये पूरी तरह से कहा जा सकता था कि जियांग जियान के हाथों में इस पूरे गेम का एकदम तगड़ा कंट्रोल आ चुका था। तो फिर अब तो उसे अपने इस सीधे साधे होने वाले पति यानी कि मेरे मजे लेने का एक बहुत ही ज्यादा शानदार मौका मिल गया था। जियांग जियान मन ही मन ये सब सोचकर हंसकर मन में बोली कि जियांग जियान, तुम सच में इतनी चालू और शैतान कब से बन गई जो तुम अब अपने से छोटे जूनियर लड़के के मजे लेने का ये खतरनाक प्लान बना रही हो यार। लेकिन एक सेकंड, मैं तो बचपन से ही इतनी ज्यादा नटखट और शैतान हूं। पूरे 2.5 दिन बीत जाने के बाद हम सभी नए बच्चों की वो डरावनी मिलिट्री ट्रेनिंग ऑफिशियली शुरू हो गई थी। सुबह हमने फौजी भाइयों की तरह एकदम सीधे और सावधान खड़े रहने की तगड़ी प्रैक्टिस की और दोपहर के टाइम हमने सेना वाले देशभक्ति के गाने गाना अच्छे से सीखा। थका देने वाली उस गंदी ट्रेनिंग के बाद हम सभी भाई लोग उस मैदान पर थके हारे पिल्लों की तरह एकदम फ्लैट होकर जमीन पर बुरी तरह से पड़े हुए थे यार। मुझे लगा था कि आज की ट्रेनिंग खत्म हो गई, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि हमें शाम को भी वापस वही ट्रेनिंग करनी पड़ी भिड़ू। किस्मत से हमारे पास आराम करने के लिए 1 घंटे का टाइम बचा था और ये टाइम हर किसी के लिए अपना शानदार टैलेंट दिखाने के लिए मिला था। ठीक उसी समय हमारे वांग सर ने भीड़ की तरफ ध्यान से देखा और जोर से चिल्लाकर पूछा, जो भी बच्चा अपना परफॉर्मेंस देना चाहता है वो अपनी जगह से एक कदम आगे आ जाए। लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज कॉलेज का पहला दिन था, इसलिए हर कोई शर्मा रहा था। किसी एक भी फट्टू बंदे की आगे आने की हिम्मत नहीं हुई भाई। उधर दूसरी टुकड़ियों में लोगों ने स्टेज पर जाना शुरू कर दिया था, पर हम चारों लड़कों को इस बात से घंटा कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था दोस्त। बल्कि हमारी नजर तो उन दूसरी टुकड़ियों में नाचने वाली खूबसूरत लड़कियों पर एकदम बुरी तरह से चिपकी हुई थी। जब तक हमारा दिमाग ठिकाने पर आता, हमारे सर हमारे एकदम सामने खड़े थे। बहुत बढ़िया, तुम सबको इन बच्चों के जोश से कुछ अच्छा सीखना चाहिए। मैंने पीछे मुड़कर देखा और भाई कसम से उस खतरनाक सीन को देखकर मेरे तो एकदम तोते ही उड़ गए। हमारे पीछे खड़ी वो पूरी की पूरी टुकड़ी पता नहीं किस समय एकदम चुपचाप एक कदम पीछे हट गई थी और सिर्फ हम चारों ढक्कन लड़के ही अपनी जगह पर एकदम सीधे खड़े रह गए थे। सर वांग ने एक बहुत ही शैतानी सी स्माइल दी और बोले, अब परफॉर्मेंस देने की तुम लोगों की बारी है। आपस में डिसाइड कर लो, तुम सबको कम से कम 2 तगड़े परफॉर्मेंस तो देने ही पड़ेंगे। जाओ वहां जाके बात करो। हम चारों एक दूसरे का एकदम बेवकूफों की तरह मुंह ताकने लगे। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई क्यों ना हम रॉक पेपर और वो सीजर वाला गेम खेलें। सच बताऊं तो ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर टैलेंट की कमी है, लेकिन मुझे लोगों के सामने जाने में बहुत ज्यादा डर लगता है, इसलिए मैं इन सब फालतू चीजों से बचना ही ज्यादा पसंद करता हूं। ठीक 2.5 सेकंड के बाद यानगी और मैं अभी भी उसी जगह पर एकदम बुद्धू बनकर खड़े हुए थे और हम बस एक बहुत ही ज्यादा बेबस सी आहें भर पा रहे थे। यानगी जोर से चिल्लाया, तुम सब हट जाओ, तुम्हारे इस बाप को पहले जाने दो ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि धरती पर उतरा हुआ एक असली भगवान कैसा दिखता है भिड़ू। जैसे ही यांगू ने उस स्टेज पर अपना पहला कदम रखा और म्यूजिक बजना शुरू हुआ तो पूरे कॉलेज का माहौल तुरंत ही एकदम किसी तगड़े बवाल की तरफ फट पड़ा था भाई। पूरा देश ठीक 1:21 पर आराम कर रहा होगा। थोड़ा और पास आओ और ये बात मुझसे कहो, चाहे ये किसी भी समय पिघल जाए, तुम हमेशा से ही बस मेरी बहन हो और मैं तुम्हारी बहन हूं, ये बस तुम ही हो। उस ट्रेनिंग ग्राउंड से थोड़ी ही दूर एक कोने में खड़ी हुई यांग जियान ने अचानक से अपना माथा सिकोड़ लिया था। मैंने अभी तक उस लड़के को यहाँ क्यों नहीं देखा? रात की लाइट उतनी तेज नहीं थी और नए बच्चों की इतनी भारी भीड़ के बीच वो बेचारी ये पहचान नहीं पा रही थी कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले लड़कों की टुकड़ी आखिर कहां पर खड़ी है। तभी अचानक से यांग शियाओलिंग ने अपने मुंह से बोलना शुरू कर दिया था, यार जो लड़का वहां पर परफॉर्म कर रहा है वो हमारे ही इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट लग रहा है। मैंने उसे नए बच्चों के उस रिसेप्शन वाले डेस्क पर देखा था। अगले ही सेकंड जियांग जिवान ने अपनी दोस्त को तुरंत खींचकर सीधा अपनी ही टुकड़ी की तरफ ले जाना शुरू कर दिया और उसके चलने की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी थी। यांग शियाओलिंग का चेहरा पूरी तरह से बहुत सारे सवालों और कंफ्यूजन से भरा हुआ था।
अरे तुम्हें वहां जाने की मुझसे भी ज्यादा जल्दी क्यों मची हुई है? आखिर ये क्या लोचा चल रहा है? और इसके बाद सीधा स्टेज पर अपना भौकाल मचाने और परफॉर्म करने की मेरी बारी आ गई थी भाई। मैंने कदम आगे बढ़ाया और मेरे हाथ में पहले से माइक मौजूद था। एकदम सही समझे तुम लोग, मैं भी एक प्यारा सा गाना गाने के फुल मूड में था। ये उन गिने चुने शानदार टैलेंट्स में से एक था जिसे सबके सामने दिखाने की मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत बची थी। जैसे ही म्यूजिक धीरे से बजना शुरू हुआ, वहां हर कोई धीरे धीरे एकदम से शांत होने लगा था। वो साउंड सिस्टम उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, बैकग्राउंड म्यूजिक बीच बीच में बहुत बुरी तरह से अटक रहा था, लेकिन इस चीज ने किसी भी बच्चे को उस गाने की गजब की बीट्स पर अपने हाथ हिलाने से बिल्कुल भी नहीं रोका। मैंने एक बहुत ही गहरी सांस ली और बड़े प्यार से अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लिया। मेरे इस छोटे से दिमाग में लियू रुयान के साथ बिताए हुए उन पलों की टूटी फूटी यादें तैरने लगी थी। और फिर जैसे ही मैंने वो गाना शुरू किया, पूरा स्कूल अचानक से पूरी तरह शांत हो गया। वहां मौजूद हर इंसान मेरे उस दिल चीरने वाले गाने में पूरी तरह से एकदम गहराई में खो चुका था। मेरी आवाज एकदम गर्म और गहरे इमोशन से भरी थी, जिससे एक ऐसी अजीब सी उदासी बाहर झलक रही थी जिसे मैं कभी शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। मैं हमेशा से एक मासूम बच्चे की तरह उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम वापस लौट कर आओगी, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा धोखा करोगी। पेड़ के पत्ते एक एक करके गिर रहे हैं और मैं तुम्हें बहुत गहराई से याद कर रहा हूं और तुम्हारे उस हंसते हुए खूबसूरत चेहरे को एक बार फिर से देखने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहा हूं। चांद की रोशनी अब फीकी पड़ चुकी है और धीरे धीरे ये सब बस हमारी उन पुरानी यादों में बदल चुका है। ये जालिम समय भी अपनी रफ्तार से लगातार गोल घूमता जा रहा है। देखते ही देखते गर्मी का मौसम भी पलक झपकते ही उड़ गया और वो पतझड़ का मौसम भी बहुत जल्दी बीत गया, लेकिन मेरा वो सच्चा वाला गहरा प्यार अभी भी मेरे ठीक सामने खड़ा है। जियान, ये बंदा सच में कितना गजब का गाना गाता है। अभी तक आधी रात भी नहीं हुई है, लेकिन मुझे पहले से ही बहुत ज्यादा दर्द और उदासी महसूस हो रही है। मुझे रोना आ रहा है। जल्दी मुझे एक टिश्यू पेपर दो। हालांकि यांग शियाओलिंग ने कभी अपनी जिंदगी में प्यार का स्वाद नहीं चखा था, लेकिन इस दर्द भरे गाने ने उसे ऐसा फील करवाया जैसे अभी अभी उसका दिल बहुत ही बुरी तरह से टूट गया हो। जियान की आंखें भी एकदम लाल थी और मुझे स्टेज पर देखकर उसके चेहरे के भाव बहुत उलझे हुए थे। वो अपनी आंखों से गिरते आंसू को रोक नहीं पाई। अपना गाना खत्म करने के बाद मैंने अपने चेहरे पर एक झूठी सी मुस्कान लाने की पूरी कोशिश की थी। ठीक इसी पल मैंने लियू रुयान की उस चुड़ैल वाली परछाई को अपने दिल से पूरी तरह बाहर निकाल फेंका था। मेरा दिमाग एकदम शांत हो गया। यांग शियाओलिंग ने ट्रेनिंग वाले ग्राउंड में अपने फोन से जो नया वीडियो रिकॉर्ड किया था उसे वापस मुड़कर प्ले किया और बोली, भाई कसम से ये लड़का क्या ही गजब गाता है। क्या ये हैंडसम और कड़क दिखने वाला जूनियर हमारे ही इंस्टीट्यूट का है? ये सुनते ही जियान अचानक से शौक में आ गई और एकदम कुछ पल के लिए रुक गई। तूने इसका वीडियो रिकॉर्ड किया है? जल्दी से वो मुझे भी भेज। यांग शियाओलिंग ये सुनकर एकदम सुन पड़ गई। उसे अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या है। हमारी बर्फ जैसी ठंडी देवी खुद सामने से किसी लड़के का गाना सुनने के लिए तड़प रही है, लेकिन फिर वो इस भसड़ को तुरंत समझ गई और उसका माथा ठनका। वो लौंडा सच में क्या ही बवाल गाता है। रात को उदास होने पर यह गाना सुनने में एक अलग ही नशा है। थोड़ी ही देर बाद जियान के फोन से उसी तगड़े गाने की आवाज गूंजने लगी जो आज रात ट्रेनिंग ग्राउंड पर मेरी ही परफॉर्मेंस थी। वो इस खतरनाक गाने के पीछे छिपे मेरे दर्द और उस गहरे मतलब को बहुत अच्छे से समझ चुकी थी। जियान ने भी अंकल फैंग के मुंह से ये दर्द भरी कहानी पहले ही सुन रखी थी। उस चुड़ैल ने तेरी कोई कदर नहीं की, लेकिन मेरा सच्चा प्यार एकदम अलग और कड़क होगा। ठीक उसी पल उसकी पुरानी यादों में अचानक से एक छोटे से प्यारे लड़के का मासूम चेहरा घूम गया। अगले दिन जब मिलिट्री ट्रेनिंग चल रही थी तो वहां सारे बच्चे धूप में अपनी पूरी वॉट लगवाते हुए एकदम अटेंशन में खड़े होने की जोरदार प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी अचानक से वहां एक लड़की छाता पकड़े हुए इस खतरनाक भसड़ वाले बड़े मैदान में एकदम कयामत की तरह एंट्री मारती है। उसने एक उड़ती हुई लंबी सफेद रंग की ड्रेस पहन रखी थी जो धरती पर उतरी किसी जन्नत की अप्सरा जैसी लग रही थी। वो पूरे स्वैग में चुपचाप आगे की तरफ चलकर आई और बिना किसी एटीट्यूड के वहां आराम से बैठ गई। ये देखकर आसपास की पूरी पब्लिक का माथा ठनका और सब फुसफुसाने लगे, क्या ये वही किलर वाइब वाली बंदी जियान नहीं है? भाई तबाई हमारे कॉलेज की नंबर 1 हॉट बंदी या मिलिट्री ट्रेनिंग देखने आई है यार। इस साल के इन नए फट्टू बच्चों की तो एकदम तगड़ी वाली लॉटरी लग गई। उसके सबसे ज्यादा करीब जो कंपनी खड़ी थी वो आईटी इंस्टीट्यूट की 7वीं कंपनी थी। वो बिना कुछ बोले बस शांति से एकदम आगे की तरफ देख रही थी जैसे कोई कयामत छाने वाली हो। उसका रुतबा ऐसा था कि किसी की भी फटके हाथ में आ जाए और कोई फट्टू उसके पास फटकने की हिम्मत ना करे। ब्रेक के टाइम पर मेरी नजर अचानक से जियान के कातिलाना चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बंदी खास तौर पर सिर्फ मुझे इस भीड़ में ढूंढने के लिए आई है। और ठीक उसी मोमेंट पर एक पॉनीटेल वाली बंदी जिसकी हाइट लगभग 1.6 मीटर होगी, वो जेके वाली यूनिफॉर्म पहनकर छाता लिए हुए एकदम अचानक से बिना कुछ बोले सीधे चलकर मेरे पास तक आ पहुंची थी। उसकी आंखें सीधा सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ही टिकी हुई थीं। वो मेरे पास आई और बोली, हेलो जूनियर, क्या मुझे बात करने के लिए तुम्हारा नंबर या कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल सकती हैं? ये सुनते ही आसपास की पब्लिक मेरे मजे लेने लगी, खासतौर पर मेरे वो तीनों लुक्खे रूममेट्स साले किसी नाली के मेंढकों की तरह जोर जोर से चिल्लाकर मेरा कचरा कर रहे थे। उसी वक्त डर के मारे मेरी रीढ़ की हड्डी तक कांप गई। मैंने तुरंत हड़बड़ाते हुए उस किलर वाइब वाली सीनियर की तरफ देखा जो स्टैंड की पहली लाइन में बैठी हुई थी। मैंने देखा कि उसके होठों के किनारे पर एक गहरी और मतलब वाली मुस्कान आ गई। ये देखकर डर से मेरी हवा टाइट हो गई और दिल धक धक करने लगा। मुझे सच में माफ कर दो, लेकिन मेरी पहले से शादी हो चुकी है। वो लड़की ये सुनकर अपनी जगह पर ही एकदम सुन्न पड़ गई और फिर एक बहुत ही मायूस सा चेहरा बनाकर वहां से चुपचाप कल्टी मार गई।
सच कहूं तो मेरा उस छपरी बंदी को अपना नंबर देने का कोई भी प्लान नहीं था, क्योंकि जियांग जियान पहले ही मेरे दिल पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर चुकी थी। मुझे हमेशा लगता था कि जियांग जियान के दिल में भी मेरे लिए पक्का वाली फीलिंग्स हैं, बस डर से मेरी ही पट्टू वाली हालत थी। डर था कि अगर मैंने आगे एक कदम और बढ़ाया तो मेरा फिर से गंदा वाला कट जाएगा। जब मेरे दिमाग का दही हो रहा था तभी मैंने देखा कि जियांग जियान स्टैंड से उठी, उसके हाथ में पानी की एक बोतल थी। वो एकदम बॉस वाले स्वैग में चलकर 7वीं कंपनी की तरफ आई और पानी की उस बोतल को पकड़कर एकदम सीधा मेरे मुंह के सामने कर दिया। मैंने किसी मशीन या रोबोट की तरह बिना सोचे समझे अपना हाथ बढ़ाया और वो पानी की बोतल ले ली। इस शौक से अचानक मेरा दिमाग सुन पड़ गया और फ्यूज उड़ गया। इतनी सारी पब्लिक की घूरती हुई नजरों के बीच भी उसने सामने से आके मुझे पानी दिया। हालांकि हम दोनों ने कोर्ट में अपनी शादी रजिस्टर करवा ली थी, लेकिन मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि हम दोनों अभी भी सही मायने में एक असली वाले कपल नहीं बने थे। और तो और जियांग जियान पूरे कॉलेज में अपनी उस ठंडी और सख्त बर्फीली अप्सरा और देवी के रूप में मशहूर थी, इसलिए इतनी भीड़ के सामने उसका आकर मुझे पानी देना एक ऐसा तगड़ा सीन था जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी सोचने की कोई हिम्मत ही नहीं की थी। जियांग जियान के चेहरे के हाव भाव में कोई भी बदलाव नहीं आया था, लेकिन फिर भी मैंने देख लिया कि उसके गाल हल्की सी शर्म से लाल हो रहे थे। शायद अपनी पूरी लाइफ में ये उसकी पहली बार था जब उसने खुद आगे बढ़कर किसी लड़के को पानी दिया था, वो भी इतनी सारी पब्लिक के बीच। मेरा सख्त दिल अचानक से जोरों से धड़कने लगा और एकदम बेकाबू हो गया। फिर मैंने कहा, पानी के लिए शुक्रिया दीदी। पानी देने के बाद जियांग जियान बिना कुछ नाटक किए तुरंत पीछे मुड़ी और अपने एटीट्यूड में वहां से कल्टी मार गई। मैं अपने हाथ में पकड़ी उस पानी की बोतल को पागलों की तरह घूरता रहा। मेरा ठंडा पड़ा दिल अचानक से फिर जोरों से धड़कने लगा। ये सब तमाशा देखने वाले वो नए बच्चे पूरी तरह से सुन्न हो गए। उन्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था कि आखिर ये माजरा क्या है। भाई, इन दोनों के बीच आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। एक सस्ते जूनियर को कॉलेज की देवी अपने हाथों से पानी देने कैसे आ गई? पल भर में ही वहां खड़े अनगिनत जलते हुए लड़कों की नजरें मुझ पर टिक गईं। इधर लड़कियों के हॉस्टल में यांग शियाओलिंग ने पूरी तरह से एक्साइटेड होकर और मजे लेते हुए अपनी सहेली से पूछा कि जियान, तू सच सच बता, क्या तू किसी के प्यार में लट्टू हो गई है? ये सुनकर जियांग जियान के चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक से सुन्न पड़ गया और वो बोली, तुझे ये सब फालतू बकवास किसने बताई? मैं किसी को भी डेट नहीं कर रही। फिर तो आजकल मुझे एक बेसहारा बुढ़िया की तरह एकदम अकेला छोड़कर हमेशा बाहर क्यों घूमती रहती है? मेरा तो यहाँ पूरा मोए मोए हो गया। ये फालतू ड्रामेबाजी देखकर जियांग जियान अपनी उस नौटंकी सहेली को घूरे बिना नहीं रह पाई। सच में उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, क्योंकि सिर्फ शादी के कागज पर साइन करने से दोनों कपल नहीं बन जाते और ना ही इसे डेटिंग कहा जाता है। पूरे 2 हफ्ते की एकदम वाट लगा देने वाली उस भयंकर मिलिट्री ट्रेनिंग के फाइनली खत्म हो जाने के बाद मिड ऑटम वाले तगड़े फेस्टिवल की छुट्टियां शुरू हो गई। जब मैं पूरे जोश में घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था, मैंने बहुत बार लगातार घर की बेल बजाई, लेकिन साला किसी ने दरवाजा खोलने की जहमत नहीं उठाई। हारकर मैंने अपने पापा को कॉल घुमाया, लेकिन वहां से जवाब मिला कि अब इस घर में मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं बची है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलकर अपनी सफाई दे पाता, फोन की दूसरी तरफ से ही कॉल कटने की टूटू वाली आवाज आने लगी। गेम बज गया। अपने हाथों में उस कटे हुए फोन को देखकर मैं वहीं का वहीं पत्थर की तरह सुन्न पड़ गया। क्या ये मिड ऑटम वाला तगड़ा फेस्टिवल अपने पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर मनाने का दिन नहीं होता है? फिर भी वो इतने बेदर्द कैसे हो सकते हैं कि अपने ही बेटे को धक्के मारकर बाहर निकाल दें? जब मैं सोच रहा था कि क्या अब वापस हॉस्टल जाऊं या नहीं, तभी अचानक जियांग जियान ने मुझे मैप पर एक लोकेशन भेज दी और लिखा कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें अब इसी नई जगह पर जाकर रहने का सॉलिड फरमान सुनाया है। ये पढ़कर मेरा तो दिमाग ही दही हो गया और मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था कि आखिर ये सारा माजरा क्या है। जब मैंने ध्यान से चेक किया, वो लोकेशन एक बड़े अपार्टमेंट की थी जो जियांगदाओ यूनिवर्सिटी के पास में ही बनी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि डैड ने सच में मेरे लिए कोई नया घर खरीद लिया हो? लेकिन फिर मैंने तुरंत इस फालतू ख्याल को अपने दिमाग से बाहर निकाल फेंका। हालांकि मेरे डैड के पास अच्छा पैसा है, लेकिन मेरे लिए एक अलग घर खरीदने का उनका ये आइडिया मुझे कुछ ज्यादा खास जच नहीं रहा था। खैर, इसके बाद मैंने अपने फोन पर उस लोकेशन को अच्छे से फॉलो किया और ढूंढते हुए किसी तरह उस आलिशान अपार्टमेंट वाले कॉम्प्लेक्स तक पहुंच ही गया था। जैसे ही मैंने अपने कदम बढ़ाकर उस दरवाजे के ठीक सामने रखे, मैं उसे खटखटाने के लिए अपना हाथ उठा भी नहीं पाया था कि वो दरवाजा अचानक अपने आप ही झटके से खुल गया। दरवाजा खुलते ही मेरी नजरें सबसे पहले एक एकदम कतई जहर दिखने वाली बहुत खूबसूरत बंदी पर जाकर टिक गईं। जियांग जियान ने उस वक्त एक बहुत ही हल्का और पतला सा पजामा सेट पहन रखा था, जिसमें उसने छोटी पैंट पहनी थी जो उसके कातिलाना फिगर और गजब के कर्व्स को दिखा रही थी। वो बवाल नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मुंह पूरी तरह खुला रह गया। मैं सच में अपने मुंह से टपकती लार को रोक ही नहीं पा रहा था। मुझे इस तरह पागलों की तरह घूरते हुए देखकर जियांग जियान शर्म से थोड़ी लाल हो गई और बोली, पहले अंदर तो आजा, घर की चप्पलें जूतों वाले रैक में हैं। जैसे ही मैं पूरी तरह से उस घर के अंदर घुसा, मैंने अपने पैरों में उन पिंक चप्पलों को देखा जिन पर एक बहुत ही क्यूट उन चप्पलों पर एक प्यारा सा खरगोश छपा था। जिसके तुरंत बाद मैंने जियांग जियान के पैरों को एकदम गौर से ताड़ा। अरे नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने उसकी चप्पलों को ध्यान से देखा। मुझे तुरंत समझ आया कि वे दोनों एकदम सेम डिजाइन की थीं। बस फर्क इतना था कि उसकी नीले रंग की चप्पलों पर एक बड़ा भेड़िया छपा था। क्या ये सच में कपल्स वाली मैचिंग चप्पलें हो सकती हैं भाई? ये सोचते ही मेरे गाल अचानक शर्म से लाल हो गए। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे मैं कोई छोटा मासूम खरगोश हूं जो भेड़िए की गुफा में है। खुद को होश में लाने के लिए मैंने अपना सिर हिलाया और पूछा कि नूना, तुमने अभी तक मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तुम यहाँ इस वक्त आखिर क्या कर रही हो यार?
ये सुनकर जियांग जुआन ने एकदम बेपरवाह होकर अपने कंधे उचका दिए और बहुत कैजुअल अंदाज में बोली कि मैं तो यहाँ पर पहले से ही पूरे 1 साल से मजे से रह रही हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया और ऐसा लगा जैसे सिर फट जाएगा, क्योंकि मैं इस तगड़े वाले शौक को बिल्कुल भी झेल नहीं पा रहा था। मैंने कहा, 1 मिनट रुको, तुमने बताया कि तुम यहाँ 1 साल से हो क्या? ये वो घर नहीं है जिसे पापा ने मुझे दिया है? जियांग जुआन ने बहुत शरारती अंदाज में स्माइल की और बोली कि बेशक ये घर तुम्हारे लिए ही खरीदा गया था, लेकिन मेरी तो डर से हवा टाइट होती जा रही थी भाई। मैंने कहा कि लेकिन अगर मेरे पापा ने ये घर खास मेरे लिए खरीदा था तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनकर जियांग जुआन के होठों पर एक बहुत ही अजीब और खतरनाक सस्पेंस वाली डरावनी स्माइल आ गई। वो एकदम रिलैक्स होकर बोली, क्योंकि ये तो हम दोनों का हनीमून स्वीट है जिसे तुम्हारे पापा ने खास हम दोनों के ही लिए बहुत प्यार से खरीदा है। मेरा तो फ्यूज उड़ गया। हनीमून स्वीट जैसे खतरनाक शब्द सुनते ही मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया और शॉर्ट सर्किट की तरह काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। मेरी ऐसी डरी और फटी हुई शक्ल को मजे से देखकर जियांग जुआन ने फिर से एक बहुत ही चालाक और शातिर स्माइल दी और बोली कि वैसे भी अब तो हमारी शादी पक्की हो चुकी है, तो क्या मेरे पापा अब तुम्हारे भी पापा नहीं लगे यार? उसने कहा कि अब जब हम दोनों एक ही परिवार का हिस्सा बन चुके हैं तो इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी ये कड़क बात सुनकर मुझे अचानक से पूरी सच्चाई का एहसास हुआ भाई, कि यही वो हनीमून वाला घर है जिसे अंकल जियांग ने हम दोनों के लिए खरीदा है। जियांग जुआन की ऐसी शातिर और घमंडी स्माइल देखकर मैंने घबराहट के मारे जोर से अपना थूक निकलाया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने सच में एक भेड़िए की गुफा में कदम रख दिए हैं। जब मैं पूरी तरह सुन्न था तभी जियांग जुआन ने हल्का सा खासा और मेरी तरफ उंगली उठाकर एकदम स्वैग में बोली, इसके अलावा तुम्हें आज के बाद से हर वीकेंड पर यही मेरे साथ रुकना होगा, और हाँ, तुम चाहो तो बाकी के आम दिनों में भी यहाँ मजे से आ सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। मैंने एकदम शॉक और कंफ्यूज होकर पूछा, लेकिन ऐसा क्यों है? तभी जियांग जुआन ने तुरंत एक बेचारी लड़की वाला नाटक किया और मासूम सी शक्ल बनाकर मुझसे बोली, क्या तुम सच में यार अपनी इस नई नवेली पत्नी को इस बड़े और खाली कमरे में बिल्कुल अकेला छोड़ने की हिम्मत रखते हो? इतना कहने के बाद उसने अपनी बड़ी और भीगी आंखें झपकाईं। भाई साहब, अपनी इस प्यारी सी नूना का इतना ज्यादा क्यूट और कातिलाना एक्सप्रेशन देखकर मेरा चेहरा अचानक से शर्म के मारे एकदम लाल टमाटर हो गया। भाई, क्या ये सिर्फ एक नकली शादी का नाटक नहीं होने वाला था यार? आखिर ये सारी चीजें इतनी अजीब और खतरनाक दिशा में क्यों आगे बढ़ रही हैं? नहीं, मुझे तो हर हाल में मना करना ही होगा। एक असली सिग्मा मेल ऐसा फट्टू काम कभी नहीं करेगा। मैंने एकदम पक्के इरादे के साथ सिर हिलाया और बोला कि ठीक है जरूर, लेकिन जियांग जुआन की उन बड़ी और नशीली आंखों में देखकर सच कहूं तो मुझमें उसे मना करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी यार। यही सब सोचते हुए मैंने अंदर की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया और पूछा कि सीनियर नूना, यहाँ मेरा कमरा कहाँ पर है? ये अपार्टमेंट तो सच में देखने में बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा है भाई। इसमें 4 बेडरूम और एक बड़ा लिविंग रूम है। ये एकदम साफ था कि जियांग जुआन के पापा उसे बहुत ही ज्यादा प्यार से रखते हैं। मेरी ये बात सुनकर जियांग जुआन ने कड़क स्वैग में अपनी भौं ऊपर उठाई, बोली, चलो मैं तुम्हें हमारा नया हनीमून वाला घर दिखाती हूँ। सच कहूँ तो हनीमून होम सुनकर मुझे अंदर से ऐसा फील हुआ जैसे सच में मेरी पूरी रीति रिवाजों के साथ शादी हो चुकी है यार। और ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल सच ही है। आखिरकार वो सर्टिफिकेट पूरी तरह से असली है। सबसे पहले वो बंदी मुझे एक कड़क वाले कमरे के अंदर ले गई। अंदर की खतरनाक सजावट देखकर मेरे तोते उड़ गए और मैं सुन रह गया। वहां गेमिंग के लिए एक बहुत ही तगड़ा स्पेशल कमरा बना हुआ था भाई, जो पूरी तरह से 2 एकदम हाई एंड पीसी सेटअप के साथ तैयार किया गया था। मेरी फटी और हैरान शक्ल देखकर जियांग जुआन के होठों पर एक बहुत हल्की सी प्यारी स्माइल आ गई थी। क्या बात है? उसने कहा कि मैंने ये खास तुम्हारे लिए तैयार करवाया है, क्या तुम्हें पसंद आया? इसमें 50-90 वाला खतरनाक ग्राफिक्स कार्ड भी लगा हुआ है। क्या बवाल चीज है भाई, तुम इस मामले में एकदम टेंशन फ्री रह सकते हो। ये बात सुनते ही मैं खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया और खुशी से पागल होकर उछल पड़ा यार। मैं तुरंत भाग कर गया और दोनों कंप्यूटरों को कसकर गले लगा लिया। कॉलेज में मैं सिर्फ गेमिंग लैपटॉप ही इस्तेमाल करता हूं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और तगड़ी मॉन्स्टर मशीन है मेरे भाई। मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि यहाँ इतने महंगे सामान के साथ प्राइवेट गेमिंग रूम होगा। उसने भी एकदम कड़क वाले स्वैग में सिर हिलाकर कहा कि बिल्कुल सही है। अब भला वीकेंड पर उस बोरिंग हॉस्टल में कौन रुकना चाहेगा? मैं तो अपनी पूरी जिंदगी यहीं इसी कमरे में बड़ी खुशी के साथ बिताने को एकदम तैयार हूं मेरे भाई। मेरा ऐसा फनी रिएक्शन देखकर जियांग जुआन ने शातिर स्माइल दी और लंबी सांस छोड़ते हुए बोली कि बहन, मुझे तुम्हें फंसाने के लिए बस एक ही चाल चलनी थी और अब तुम पूरी तरह से मेरे जाल में फंस चुके हो। उसी वक्त मैंने पीछे मुड़कर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ पूछा कि क्या मैं दोनों पर मजे से खेल सकता हूँ? कंप्यूटरों पर आज से गेम खेल सकता हूँ? जियांग जुआन ने मुझे तीखी नजरों से घूरा और बोली, दूसरा वाला मेरा है। तुम आखिर अपने दिमाग में क्या फालतू बातें सोच रहे थे? उसका सच में मन कर रहा था कि मुझ सीधे इंसान को जोरदार लात मारे। बोली, मैंने यहाँ पहले ही 2 कंप्यूटर रखवाए हैं, क्या ये देखकर तुम्हें समझ नहीं आता है? तुम सच में एक नंबर के बेवकूफ और ढक्कन इंसान हो। मैंने उसकी तरफ एकदम कंफ्यूज होकर देखा और पूछा, क्या तुम्हें भी मेरी तरह गेम्स खेलना आता है यार? मेरे चेहरे पर शक वाले एक्सप्रेशन देखकर जियांग जुआन ने अपना प्यारा मुंह बनाया और बोली, मैं तुम्हें बुरी तरह हरा सकती हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरी हल्की सी हंसी छूट गई। भाई नूना जियांग, मैं बड़ी फेक नहीं रहा, लेकिन अगर तुमने मुझे मेरे फेवरेट गेम में हराया तो तुम जो बोलोगी मैं वो सारा काम एकदम चुपचाप कर दूंगा, प्रॉमिस। जियांग जुआन के होठों पर एक कातिलाना स्माइल आ गई और बोली कि याद रखना, ये तुम्हारी खुद की जुबान है। फिर उसने कसम खाने के लिए अपनी छोटी उंगली आगे बढ़ाई।
मैं मुस्कुराया। यार, मैंने कहा क्या तुम कोई छोटी सी बच्ची हो जो ऐसे बच्चों वाले पिंकी प्रॉमिस कर रही हो? हालांकि मैंने मुंह से ऐसा बोला, लेकिन मेरा हाथ अपने आप आगे बढ़ गया। कितने ज्यादा सॉफ्ट थे यार। क्या ये सच में मेरी नूना के इतने प्यारे और नाजुक हाथ हैं? ये सोचते ही मैं खुद को रोक नहीं पाया और मेरा चेहरा हल्का लाल हो गया। भाई, आज मैं पता नहीं कितनी बार ऐसे शर्म से लाल हुआ हूं। मेरी हालत देखकर जियांग जिवान ने एक बहुत ही प्यारी और अजीब सी हंसी हंस दी। यार, पिंकी प्रॉमिस जो अगले पूरे 100 सालों तक किसी भी कीमत पर बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, उसकी अजीब सी बात सुनकर मेरे माथे पर अचानक से गहरी सोच वाली सिलवटें पड़ गईं। आखिर ये सारा नजारा मुझे इतना ज्यादा जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने ये पहले भी कहीं देखा है, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। बिना एहसास हुए मेरा हाथ और जियांग जिवान का छोटा सा प्यारा हाथ आपस में बहुत ही मजबूती के साथ जुड़े हुए थे। मेरा सख्त लौंडा पिघल गया था भाई। जियांग जिवान का इतना खूबसूरत चेहरा शर्म से हल्का लाल हो गया और वो प्यार से धीमे से बोली, क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरे इस सॉफ्ट हाथ को ऐसे पकड़े रहना इतना ही ज्यादा पसंद आ रहा है यार? ये सुनते ही मैं होश में आया और तुरंत झटके से उसका हाथ छोड़ दिया और घबरा कर बोला, नहीं, मुझे माफ कर दो सीनियर जियांग, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था मेरे भाई। जियांग जिवान ने हाथ आगे बढ़ाया और बहुत प्यार से मेरे चेहरे को सहलाकर बोली, तुम मुझे सिर्फ सीनियर बुला सकते हो। तुम्हारे इस लाल चेहरे को अचानक क्या हुआ है? ये इतना ज्यादा गर्म क्यों है? मैंने कहा, मैं ठीक हूं, शायद बस गर्मी की वजह से है। और फिर मैं डरे हुए खरगोश की तरह अपना चेहरा धोने के लिए सीधा बाथरूम में भाग गया। भाई, जियांग जिहुआन ने बहुत ही गहरे प्यार और नशीली नजरों से मेरी पीठ को देखा और सोचा कि क्या उस ढक्कन इंसान को सच में मेरी कोई पुरानी बात याद आ गई है क्या यार? जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो जियांग जिहुआन को एक शरारती स्माइल के साथ देखा। बोली, तुम अभी भी एकदम प्योर लौंडे हो। अपना बचाव करते हुए मेरा चेहरा शर्म से फिर से लाल हो गया था। मैंने कहा, तुम ये क्या फालतू बातें बोल रही हो? मुझे बस थोड़ी सी गर्मी लग रही थी। जियांग जिहुआन ने अपनी भौं ऊपर उठाई और मुझे मजे लेने वाली नजरों से घूर कर देखा। यार, वो बोली, ठीक है, ऐसे ही ढीठ बने रहो, तुम्हें साफ तौर पर मेरा हाथ पकड़ना बहुत अच्छा लगता है ना? इसके तुरंत बाद ही जियांग जिहुआन ने बहुत ही स्वैग में अपनी उंगली से यार मेरी ठुड्डी को एकदम प्यार से ऊपर उठाया और बोली कि मेरे बेवकूफ जूनियर, तुम्हें तो ठीक से झूठ बोलना भी बिल्कुल नहीं आता है। एकदम ढक्कन हो यार। अगर तुम्हें अपनी इस नूना का हाथ पकड़ना इतना ही पसंद है तो सीधा बोल दो ना, वैसे भी हमने अपनी शादी रजिस्टर करवा ली है, तो अब इतना शर्माना कैसा भाई? मेरी शर्म की लाली अब मेरे चेहरे से लेकर गर्दन तक फैल चुकी थी। मेरी उससे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी और दिल पागलों की तरह तेज धड़क रहा था। भाई साहब, बवाल। जियांग जिहुआन के होठों पर एक बहुत ही प्यारी स्माइल आ गई। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो किसी बहुत ही मासूम और सीधे सादे बच्चे को मजे से छेड़ रही हो। यार, मेरे छोटे से प्यारे सफेद खरगोश जूनियर ही तुम्हारी ये बहुत ही खतरनाक और बड़ी भेड़िया सीनियर अब सीधा तुम्हारे पास आ रही है। अब तुम अपना पूरा बचाव कर लेना। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की और उसे अपनी मर्जी चलाने देने के लिए तैयार हुआ, तभी मुझे एहसास हुआ कि जियांग जिहुआन अपने फोन से मेरी फोटो खींच रही थी। लोचा, मेरे हाथ से फोन छीनने के बाद उसने वो स्क्रीन सीधा मेरे चेहरे के सामने हिलाई। मैंने उस अजीब सी फोटो में खुद को देखा। उसमें मेरा वो डरा हुआ सहमा सा चेहरा और साथ ही मजे लेने वाली एक गंदी मुस्कान भी थी। इस वाहियात सी फोटो में तो मैं एकदम किसी ठरकी इंसान की तरह ही दिख रहा हूं भाई। मैं एकदम शरीफ और बहुत ही सच्चा बंदा हूं। मैंने रोने जैसी शक्ल बनाकर उससे बहुत भीख मांगी और कहा, सीनियर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, प्लीज इस फोटो को डिलीट कर दो। जियांग जिहुआन बहुत ही शैतानी से हंसी और बोली, ओ मेरे प्यारे खरगोश, ये तो तेरे अच्छे बर्ताव पर निर्भर करेगा। कोई तो आकर मेरी जान बचा लो यार। आखिर दुनिया में किस बेवकूफ इंसान ने यह बात बोली थी कि जियांग जिहुआन एकदम ठंडी रहने वाली कोई देवी है? मुझे तो रोना आ रहा है। ये तो पक्का बहुत खतरनाक गुंडी है। नहीं रुको, ये तो एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और कतई जहर गुंडी है। उसकी ये धमकी सुनकर मैंने तुरंत उस बात का टॉपिक ही बदल दिया। वैसे मेरा सोने वाला कमरा कहाँ पर है? क्या मैंने अभी तुम्हें ये पूरा घर नहीं दिखाया था? मुझे अब समझ आ गया है सब कुछ। रुको, लेकिन तुम्हारे घर को दिखाने के बाद यहाँ सिर्फ एक ही मेन बेडरूम बचा हुआ है। क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं उस गेमिंग वाले कमरे में जाकर सो जाऊं भाई? बस यही बात सोचकर मेरे अंदर एक गजब की एक्साइटमेंट आ गई थी। गेमिंग रूम में सोना तो मेरे लिए एकदम किसी जन्नत से कम नहीं था। जियांग जिहुआन का वो हंसता हुआ चेहरा अचानक से सुन पड़ गया। उसका मन कर रहा था कि वो गुस्से में अपना सारा जूस मेरे मुंह पर उगल दे। यार, मैंने तुम्हें इतना सब कह दिया और तेरे पल्ले नहीं पड़ रहा क्या? जियांग जिहुआन एकदम ठंडी सांस लेते हुए बोली, गेमिंग रूम में कोई भी पलंग नहीं है तो तू कहाँ सोने वाला है? क्या जमीन पर? मैंने कंफ्यूजन में अपना सिर खुजलाया। तो फिर मैं कहाँ सोऊंगा? कहीं तुम मुझे बाहर लिविंग रूम के सोफे पर तो नहीं सुलाने वाली हो? जियांग जिहुआन ने अपने चेहरे पर बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने का दिखावा किया। तो फिर हम क्या करें? अब जब बात यहां तक आ ही गई है तो तुम्हें मेरे साथ ही कमरे में सोना पड़ेगा। ये बात सुनकर मैंने घबराहट में जल्दी से अपने हाथ हिलाए। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस तरह से कोई भी परेशानी नहीं देना चाहता। मैं बहुत ही इज्जतदार बंदा हूं। मैं इस तरह तुम्हारा फायदा कैसे उठा सकता हूं? जियांग जिहुआन ने चिढ़कर अपनी कमर पर हाथ रखा और बोली, अगर मैं कह रही हूं वहां सो जा तो वहीं सो। मैंने इतनी दूर तक का पूरा रास्ता बना दिया है। क्या इस ढक्कन को अभी भी मेरी बात समझ नहीं आ रही? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो गुस्सा हो जाएगी यार। इसलिए मैंने बहुत दुखी होकर जवाब दिया, ठीक है, मैं वहीं सो जाऊंगा। जियांग जिहुआन ने मुझे घूर कर देखा। क्या मेरे साथ रुकने से तुम्हारी खटिया खड़ी हो रही है बे? तुम्हारे इस सड़े चेहरे का क्या मतलब है? ये कहने के बाद जियांग जिहुआन ने मेरे उस मासूम सीधे चेहरे को देखा और आ भरकर अपने पंजों पर खड़ी हो गई। यार, उसने बहुत प्यार से अपना हाथ बढ़ाकर मेरे सिर को सहलाया और एकदम मीठी आवाज में बोली, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? क्या तुम एक अच्छे और प्यारे बच्चे की तरह मेरी बात नहीं मान सकते?
उसका ये कातिलाना रूप देखकर मैं खुद को उसे गले लगाने से बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा था। सच में मेरा सख्त लौंडा पिघल गया था यार। मेरी नूना इस वक्त हद से ज्यादा क्यूट और कतई जहर लग रही है, इसलिए मैंने जल्दी से बोल दिया, सीनियर आप जो भी बोलोगी मैं वो सब करने तैयार हूँ। फिर जियांग जिहुआन ने बहुत ही शांति और प्यार से मुझे सब समझाया। इस घर की सजावट मैंने नहीं करवाई है, इसे मेरे पापा ने अपने हिसाब से डेकोरेट करवाया था। यहाँ की हर एक चीज एक शादीशुदा जोड़े के हिसाब से तैयार की गई है, तो क्या यहाँ सिर्फ एक बेडरूम होना एकदम नॉर्मल बात नहीं है? इसके अलावा मैं लड़की होकर भी कुछ नहीं बोल रही। तो फिर तू किस बात से इतना ज्यादा डर रहा है, या फिर तेरे मन में मेरे लिए कोई गंदा इरादा चल रहा है? खैर छोड़, बस चुपचाप पलंग पर लेट जाना और कुछ भी मत करना। जब तक हम दोनों सच्चे हैं और हमारे दिल एकदम साफ हैं तब तक सब कुछ ठीक है। ऐसा लग रहा था कि मैं मान गया हूँ। सही बात है, अगर हम एक ही कमरे में सोते हैं तब भी हम शरीफ रहेंगे और हम कुछ गलत नहीं करेंगे। मैं सच में एक मासूम सफेद खरगोश की तरह ही था, जिसे जियांग जिहुआन नाम का बहुत बड़ा भेड़िया बेवकूफ बनाकर नचा रहा था। लेकिन इसके तुरंत बाद मैंने शक करते हुए पूछा, क्या सच में ये सब तुम्हारे पापा ने किया है? जियांग जिहुआन ने कसम खाई और पूरा विश्वास दिलाते हुए कहा, बस मुझ पर भरोसा रखो, क्या मैंने आज तक कभी भी तुमसे झूठ बोला है यार? उसने अपनी बड़ी गोल आंखों को पूरी सच्चाई के साथ झपकाते हुए बात बोली, लेकिन वो अपने मन में सोच रही थी, मैं पूरी तरह झूठ बोल रही हूँ, ये सब जानबूझकर था, ये सब कुछ मैंने खुद ही सजाया है। मैं उससे थोड़ा और सवाल पूछना चाहता था। आखिर उसने उस झूठे मैरिज रजिस्ट्रेशन के साथ मुझे पहले ही अपनी उंगलियों पर बुरी तरह नचाया था। किसे पता क्या वो इस बार भी मुझे अपना चूना लगा रही है? लेकिन उसकी सच्ची नजरों को देखकर मैं उस पर भरोसा करने पर मजबूर हो गया। और वैसे भी क्या मेरी नूना सच में मुझे इस तरह से धोखा देने की कोशिश करेगी? अगर हम दोनों एक साथ सोते हैं तो साफ तौर पर फायदा तो मेरा ही ज्यादा है। ये सोचकर मुझे एक पल ऐसा लगा जैसे मेरा आईक्यू आइंस्टीन से भी बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, वो खुद अपने बुने हुए जाल में फंस गई है, मैं नहीं। फिर मैंने थोड़ी सी देर के लिए सोचा, अभी भी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है यार, तो क्यों ना हम कुछ गेम्स खेल लें। चूंकि हमारी पहले ही एक शर्त लग चुकी थी, तो अब अपना असली टैलेंट और धांसू गेम प्ले दिखाने का समय आ गया था। मैं फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स का कितना बड़ा प्रो खिलाड़ी हूँ। पूरे 2.5 घंटे बीत जाने के बाद जब मैंने अपना स्कोरबोर्ड देखा तो 0 किल 20 डेथ और 0 असिस्ट थे। पोपट हो गया यार। मैं अचानक से एकदम गहरे सन्नाटे और सोच में डूब गया। भाई, अपने खुद के सबसे फेवरेट गेम में मैं एक लड़की के हाथों किसी नूब बोट की तरह बुरी तरह मारा गया। मेरी वाट लग गई थी, फिर भी मैंने एक ढीठ इंसान की तरह उससे बहस करने की पूरी कोशिश की। ये सब पक्का इसलिए हुआ है क्योंकि आज मैं अपने असली फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं हूँ भाई। बस यही इकलौती वजह है कि तुम जीत गई जियांग। जियान ने एक हद से ज्यादा क्यूट और फनी सा चेहरा बनाया और बोली, ओए नूबड़े, अच्छा होगा कि तू जाकर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले भाई। हाँ, तुझे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तू खेला और तू बहुत बुरी तरह से हार गया। अब से इस पूरे घर में तुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बात सुननी पड़ेगी। क्या बोला मेरे प्यारे से ढक्कन? मेरा मुंह बन गया और मुझे बेबस होकर हाँ में सिर हिलाना पड़ा। जियान ने कमर पर हाथ रखे। अब से घर के बाहर जाने से पहले तुझे मुझे रिपोर्ट देनी ही पड़ेगी यार। यहाँ चाबियों का सिर्फ एक ही सेट है और वो हमेशा मेरे पास रहेगा। तुझे यहाँ किसी और को लाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है, ये बात याद रखना भाई। और अगर तुझे यहाँ आना हो तो तुझे सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा। क्या तू समझा? मैंने किसी फौजी की तरह एकदम कड़क सैल्यूट मारा और कहा, आपके हुक्म की तामील होगी मेरी प्यारी सी सीनियर। जियान मेरी इस फनी सी हरकत को देखकर अपनी हंसी को बिल्कुल भी नहीं रोक पाई और वो एकदम जोर से हंस पड़ी। मेरा ये प्यारा सा सफेद खरगोश जूनियर सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है यार भाई। ही मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे अभी कच्चा चबा जाऊं। अचानक से मेरे दिमाग में एक तगड़ा सवाल आया, सीनियर अब रात के खाने का क्या सीन है? क्या हम बाहर से मंगवाएंगे? आपके हुक्म की तामील होगी सीनियर। जियान मेरी इस फनी सी हरकत को देखकर अपनी हंसी को बिल्कुल भी नहीं रोक पाई और एकदम जोर से हंस पड़ी। मेरा यह प्यारा सा सफेद खरगोश जूनियर सच में बहुत ही क्यूट है। ही मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे अभी कच्चा चबा जाऊं। अचानक से मेरे दिमाग में एक तगड़ा सवाल आया, सीनियर अब रात के खाने का क्या सीन है? क्या हम बाहर से खाना ऑर्डर करेंगे? जियान ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, बिल्कुल, मैं खुद खाना बनाऊंगी। ऐसा भी पहली बार हो रहा था जब वो किसी और के लिए खाना बना रही थी यार भाई। मेरा पहला मौका असल में इस ढक्कन और बेवकूफ से जूनियर लड़के को दिया जा रहा है। जियान ने घड़ी की तरफ देखा और उसे समझ आ गया कि खाना बनाने का एकदम सही टाइम है यार। तुम थोड़ा सा इंतजार करो, मैं किचन में जाकर खाना बनाती हूँ। मैंने तुरंत उससे पूछा, क्या आपको मेरी किसी मदद की जरूरत है? क्या तुम सच में ये सब कुछ अकेले संभाल लोगी? मेरी प्यारी सी नूना, बताओ ना यार। जियान ने बहुत ही धीरे से अपना सिर हिलाया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तूने पहले कभी ये काम नहीं किया है, इसलिए तू सिर्फ मेरे काम में रोड़ा अटकाने वाला है भाई। मैंने अपना मुंह फुलाया और कहा, ठीक है, फिर तुम्हारी किस्मत अच्छी हो नूना, मैं जाकर तुम्हारे लिए थोड़े से फल छील कर लाता हूँ। लगभग 2.5 घंटे तक लंबा इंतजार करने के बाद खाने की मेज पर सजे उस एकदम बवाल और कड़क पकवानों को देखकर मेरे मुंह से लार टपकने लगी थी। बाद में पता चला कि ये सारे मेरे ही सबसे ज्यादा पसंदीदा खाने के पकवान हैं। मैं थोड़ा हैरान हुआ और पूछा कि आखिर आपको कैसे मालूम कि मुझे ये पसंद है? जियान ने अपने फुल ऑन एटीट्यूड वाले स्वैग में जवाब दिया कि खुद को ज्यादा डेढ़ शाना मत समझ, मुझे कुछ नहीं पता था, बस अचानक से मेरा मन किया तो मैंने ये सब पका दिया। उसके इस इतने प्यारे और मासूम से चेहरे को देखकर मैं अपनी हंसी बिल्कुल नहीं रोक पाया। अब मैं एकदम डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि वो सच में मुझ पर लट्टू है। ये सोचकर मैं जल्दी से उसके पास गया और बोला कि लाओ, मैं चावल परोस देता हूँ। जियान के चेहरे पर एक गजब की खुशी और सुकून साफ छलक रहा था। चल, किसी काम में तो तेरा ये शातिर दिमाग चला।
मेरी पूरी मेहनत बेकार नहीं गई और बहुत जल्दी चावल से भरी वो दोनों कटोरियां एकदम तैयार हो गईं। मैंने मजे लेते हुए मांस का एक तगड़ा टुकड़ा उठाया और उसे सीधा जियांग जियान की कटोरी में रख दिया और बोला, ही ये रहा आपका पहला टुकड़ा, प्लीज आप इसे खाइए। जियांग जियान एक पल के लिए एकदम शून्य पड़ गई और उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसे वो टुकड़ा मजे से खाते हुए देखकर मैंने भी अपना खाना शुरू कर दिया और अपना निवाला उठाया। एक ग्रास लेते ही मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया और मैं जमकर तारीफ करने लगा कि भाई कसम से ये खाना तो एकदम कतई जहर बना है, ये किसी बड़े होटल के महंगे बावर्ची के खाने से भी ज्यादा तगड़ा है। मेरी ये बात सुनकर जियांग जियान प्यार से शर्माते हुए हल्का सा मुस्कुराई। तो कैसा रहेगा अगर मैं आज से रोज तुम्हारे लिए ऐसे ही खाना बनाऊं? ये सुनते ही मैंने खुशी से लगातार अपना सिर हिलाया। जब वो ऐसे शर्माती है तो कसम से एकदम बवाल लगती है। मैंने कहा कि खाना खत्म करने के बाद आप इन सबको यहीं छोड़ देना, मैं थोड़ी देर में खुद ही सारे बर्तन धो दूंगा, आप जाकर थोड़ी देर आराम कर लो, मैंने पहले से ही कुछ फल छीलकर बाहर वाले कमरे में आपके खाने के लिए रख दिए हैं। इतना बोलने के बाद मैंने अपने भरे हुए पेट पर मजे से हाथ फेरा और ये सोचने लगा कि उसने मेरे लिए कितनी मेहनत की। मेरे अंदर एक ऐसी गजब की खुशी दौड़ गई जिसे मैं शब्दों में बिल्कुल भी बता नहीं सकता, जैसे हम सच में कोई असली पति पत्नी हो। बर्तन धोने के बाद मेरा असली प्लान था कि मैं जाकर शांति से गेम खेलूंगा, लेकिन उसने मुझे पीछे से वापस बुला लिया और बोली, इधर आ और चुपचाप मेरे साथ बैठकर थोड़ी देर कोई बढ़िया सा ड्रामा देख ले। मैंने अपने मन में सोचा कि यार क्या इन नाटकों में सिर्फ फालतू का छपटी रोमांस और निब्बा निब्बी वाली हरकतें नहीं होती, आखिर इसमें देखने लायक ऐसा है ही क्या। लेकिन मैंने ये बात अपने चेहरे पर बिल्कुल भी नजर नहीं आने दी और मैं बिना कुछ भी बोले सीधा उसके पीछे सोफे तक चला गया। वो सोफा बहुत बड़ा था, इसलिए काफी पास बैठने के बाद भी हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे थे। उसके एकदम पास बैठते ही मुझे उसके बदन से आती हुई एक बहुत ही मीठी और नशीली सी खुशबू महसूस होने लगी थी। वो खुशबू सच में एकदम कतई जहर थी। अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे सीधा अपनी बाहों में खींच लेता और मजे से एक बहुत ही गहरी सांस अंदर खींचता। लगभग 2.5 घंटे बीत जाने के बाद जियांग जियान ने मुझे बहुत ही शातिर नजरों से देखा, क्योंकि मैं नींद के मारे उस पर झूल रहा था और अपनी आंखें खुली रखने के लिए तड़प रहा था। जियांग जियान को इस तरह घूरते हुए देखकर मेरा फ्यूज उड़ गया और मुझे एकदम से होश आ गया। मैंने शर्म से लाल होते हुए कहा, सीनियर मुझे सच में माफ कर दो। जियांग जियान के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई और उसने मेरे मजे लेते हुए कहा, कोई बात नहीं यार, इतना लोड मत ले, सब ठीक है। अगर तू थक गया है तो आराम से मेरी गोद में अपना सिर रखकर लेट सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसकी उन गोरी और चिकनी टांगों को देखकर मेरा चेहरा शर्म से किसी पके हुए टमाटर जैसा लाल हो गया। जियांग जियान ने मुझे देखकर एक कातिलाना स्माइल दी। इस छोटे से मासूम खरगोश के मजे लेने में सच में एक अलग ही नशा है और मेरी हालत तो ये थी कि मेरा पूरा शरीर लकड़ी की तरह अकड़ गया था। मैं अपनी जगह पर एकदम सुन्न बैठा था और 1 इंच भी हिलने की मेरी कोई हिम्मत नहीं हो रही थी। ये देखकर जियांग जियान ने अपनी एक भौं उठाई। अच्छा तो तू खुद से आगे नहीं बढ़ेगा, चल ठीक है, फिर मैं ही ये गेम शुरू करती हूँ। अगले ही पल मुझे अपने कंधे पर रेशम जैसी गजब की नरमी महसूस होने लगी और साथ ही उस छुअन के साथ एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आ रही थी। पल भर के लिए मेरी हवा टाइट हो गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो अभी छाती चीरकर बाहर आ जाएगा। सीनियर, ये आप आखिर क्या कर रही हो? घबराहट के मारे मेरी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, कुछ मत बोल, बस मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही शांति से तेरे कंधे पर लेटने दे। ठीक इसी पल जियांग जियान का चेहरा भी शर्म के मारे लाल हो गया था, क्योंकि ये उसकी पूरी लाइफ में पहली बार था जब उसने किसी लड़के के कंधे पर अपना सिर रखा था। मेरी पहली बार वाली एक और चीज फिर से इस बेवकूफ जूनियर के नाम हो गई। वो दोनों बिल्कुल किसी असली कपल की तरह लग रहे थे, जहां लड़की लड़के के कंधे पर सिर रखकर आराम से बैठकर उसके साथ मजे में फिल्म देख रही हो। काफी वक्त बीत जाने के बाद उसने दीवार पर लगी घड़ी देखी और प्यार से बोली, अब समय हो गया है, जाकर नहा ले और सो जा। तू जाकर पहले नहा ले, मैंने तेरे पहनने वाले पजामे अंदर कमरे में रख दिए हैं। मैंने बस हल्का सा अपना सिर हिलाया। अब एक लड़के के नहाने की रफ्तार पर तो कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। 2.5 मिनट के अंदर ही मैं बाहर आ गया और बोला, सीनियर मेरा हो गया जियांग। जियान ने एकदम हैरानी से पूछा कि तू इतनी जल्दी कैसे नहा कर आ गया? मैंने हंसते हुए स्वैग में कहा, मैं तो इससे भी तेज नहा सकता हूँ। अपने स्कूल के दिनों में बास्केटबॉल खेलने के बाद रोज दोपहर को जब भी मुझे शाम की क्लास के लिए ज्यादा देरी हो रही होती थी तो मेरा गेम इतना खतरनाक था कि मुझे पूरा नहाने में सिर्फ और सिर्फ 2.5 सेकंड का ही वक्त लगता था। कपड़े बदलने के बाद जियांग जियान ने अपनी भौं उठाई और मेरे इस खुशी से चमकते हुए चेहरे को देखकर वो खुद भी अंदर ही अंदर अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वो नहाकर बाथरूम से बाहर आई थी। उसके बाल अभी भी पूरी तरह गीले थे और उसका पिंक पजामा उसके बदन से चिपक कर उसके कातिलाना फिगर को और बढ़ा रहा था। मैं सुन हो गया सिर्फ इसलिए नहीं कि वो नहाने के बाद कतई जहर लग रही थी, बल्कि इसकी वजह कुछ और थी। वो वजह ये थी कि मैंने जो पजामा पहन रखा था वो भी बिल्कुल उसी के जैसा सेम टू सेम पिंक कलर का मैचिंग पजामा था। नहीं, 1 मिनट रुको, इन्हें तो हमें सच में कपल पजामा बोलना चाहिए। मैंने चौंक कर नीचे अपने पहने हुए उस पिंक पजामे की तरफ ध्यान से देखा। मैंने हकलाते हुए कहा, सीनियर ये क्या है? जियांग जियान ने अपनी भौं उठाई और पूछा, क्या दिक्कत है? क्या तू मेरे जैसे सेम कपड़े पहनने से फालतू में चढ़ रहा है, या फिर तू सीधे सीधे मुझे इग्नोर करके ऐसे रिजेक्ट मार रहा है? ये उसका वही पुराना फंसाने वाला शातिर गेम था। और ये सब देखकर मैंने एकदम हड़बड़ाते हुए ना में अपना सिर जोर से हिला दिया। मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। तुम्हारे साथ ये वाला कपल पजामा पहन पाना तो सच में मेरे लिए बहुत ही बड़ी और एकदम इज्जत वाली बात है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? जियांग जियान ने ये बात सुनकर
एक बहुत ही छोटी सी हंसी दी और फिर धीरे से कुछ फुसफुसाते हुए बोली। अब मेरे अंदर ये जानने की बहुत ज्यादा तेज खुजली मची। तो मैंने पूछा कि सीनियर, अभी आपने अपने मुंह से धीरे से क्या बोला था? जियांग। जियांग ने तुरंत अपनी स्माइल एकदम गायब कर दी और उसका वो खूबसूरत चेहरा फिर से उसी पुरानी वाली ठंडी और ईगो वाली देवी के कड़क एक्सप्रेशन में बदल गया था। ठीक 2.5 मिनट के बाद मैंने अपनी सीनियर की तरफ बहुत ही ज्यादा उम्मीद भरी नजरों से ऐसे देखा जैसे मेरे चेहरे पर बड़े अक्षरों में लिखा हो कि प्लीज मेरी तारीफ करो। मैं एकदम किसी छोटे से बच्चे की तरह लग रहा था। अंदर ही अंदर जियांग जियान अपनी हंसी रोक नहीं पाई, पर बाहर से उसने ऐसा नाटक किया जैसे वो सच में बहुत ज्यादा हैरान हो और मजे लेते हुए बोली कि वाओ, मान गए गुरु, तेरे बाल सुखाने का ये खतरनाक टैलेंट तो एकदम टॉप क्लास का है। तू तो इस काम में बहुत ही ज्यादा प्रो है भाई, एकदम मजा आ गया। अब से आज के बाद तुझे रोज मेरे बाल बिल्कुल ऐसे ही सुखाने होंगे। ऐसा करने से मेरे बाल पक्का पहले से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत और एकदम कड़क हो जाएंगे। क्या तू समझ गया? ठीक इस वक्त मेरे चेहरे की वो मुस्कान किसी खतरनाक AK-47 के झटके को कंट्रोल करने से भी ज्यादा मुश्किल थी। मैंने कहा कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आज से बस आप मुझे अपने बालों की पूरी सुरक्षा करने का मौका दीजिए। जियांग जियान ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और मन में सोचा, क्या तगड़ा और मस्त जूनियर है। मेरी तारीफ के कुछ हल्के से शब्द और ये बेवकूफ खुशी से पागलों की तरह दांत फाड़ रहा है। ये कितना ज्यादा क्यूट है। अगर मैंने गलती से भी ऐसे प्यारे जूनियर को रुला दिया तो वो पक्का बहुत देर तक ऐसे ही रोता रहेगा। वापस बेडरूम में आने के बाद उस बहुत ही बड़े और एकदम आलीशान पाउडर जैसे पिंक रंग के गद्देदार बेड को देखकर मैंने थोड़ी झिझकते हुए अपनी फटी आवाज में डरते डरते पूछा, सीनियर, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं आखिर कहाँ सोऊं? ये बात सुनकर जियांग जियान ने मुझे एक